गाइस हम इस वॉइस को चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें यूट्यूब के द्वारा कोई भी पेमेंट नहीं मिलता, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट हो चुका है। बट हम इस स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं इसी चैनल पे, सो डोंट वरी। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, टेलीग्राम पे सपोर्ट करो। जैसे ही हमारे पास फंड्स या पेमेंट्स आते हैं तो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 11 लैब का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है एंड उसकी वॉइस भी लिमिटेड है। सो हम ट्राई करेंगे एंड देखते हैं एक बार। तब तक आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अभी अभी वो कौन था? क्या वो सचमुच इस हवेली के सबसे अच्छे महल का इस्तेमाल कर रहा है? महल के प्रांगण के एक निश्चित क्षेत्र में एक महिला, जिसका रूप रंग बदसूरत था और जिसने भारी मेकअप किया हुआ था और जो स्वर्ग क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना कर रही थी, ने रुद्र को उस महल में प्रवेश करते हुए देखा तो उसका चेहरा असंतोष से भरा हुआ था। मैंने अभी अभी उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है। उसकी साधना भी स्वर्ग लोक के 8वें स्तर की ही है। मुझे आश्चर्य है कि वह उस महल में जाने के योग्य कैसे है। चेहरे पर निशान लिए एक विशालकाय व्यक्ति, जिसकी साधना भी स्वर्गलोक के 8वें स्तर की थी, ने अत्यंत असंतोष से कहा, अगर आपके पास दूसरों की चिंता करने का समय है तो क्यों न इसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। ठीक उसी समय नीले रंग का विश्व आत्मा का चोला पहने, हाथ में छड़ी लिए एक बूढ़ा व्यक्ति पास आया। वह बूढ़ा व्यक्ति न केवल नीले चोले वाला विश्व आत्मा साधक था, बल्कि उसके पास स्वर्गलोक के 9वें स्तर की आभा भी थी। वह हवेली में सबसे शक्तिशाली साधना करने वाला व्यक्ति था। ऋषिराज, उस बूढ़े को देखकर वहां मौजूद लोगों ने लगभग श्रद्धा का भाव प्रकट किया। चूंकि उन लोगों का रवैया बहुत ही अहंकारी था और कोई भी किसी को श्रेष्ठ नहीं समझता था, इसलिए जुबान की नोकझोंक होना स्वाभाविक था। कुछ लोग तो आपस में भिड़ भी गए, लेकिन ऋषिराज ने सभी को सबक सिखाया था, इसलिए वे उनकी शक्ति को भलीभांति जानते थे। ऋषिराज, हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए अन्याय की आवाज उठा रहे थे। सेन परिवार ने जिन लोगों को आमंत्रित किया था, उनमें से किसकी ताकत तुम्हारी बराबरी कर सकती है? तुम्हें उस जगह पर रहना चाहिए था, लेकिन सेन परिवार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने तो ये भी सोचा था कि सेन परिवार ने आपको वहां रहने की व्यवस्था इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें कोई और भी शक्तिशाली व्यक्ति मिल सकता था। मैंने तो ये भी सोचा था कि उन्हें कोई महाविशेषज्ञ, कोई मार्शल लॉर्ड मिल सकता था। लेकिन किसने सोचा होगा कि अंततः उन्हें आपके जैसा व्यक्ति मिल जाएगा। उसमें कौन सा गुण या क्षमता है? तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, इस हवेली में कई लोग उसे आसानी से हरा सकते हैं। ऋषिराज के प्रकट होते ही भीड़ ने यह कहकर उसे और रुद्र के बीच लड़ाई भड़काने की कोशिश की कि रुद्र की जगह ऋषिराज को होना चाहिए। क्या इस तरह की बात के लिए मुझे तुम्हारे अन्याय का विरोध करने की जरूरत है? ऋषिराज हल्के से हंसा। वह बूढ़ा और चालाक था और उसने उनकी साजिश को भली भांति समझ लिया था। सेन परिवार धनी है, लेकिन वे केवल मेहनती लोगों को ही मौका देते हैं। मुझे खबर मिली है कि अगले कुछ दिनों में सेन परिवार का एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन होने वाला है और सेन परिवार ने इसी ऑपरेशन के लिए हमें नियुक्त किया है। इसलिए अगर तुम और भी बड़े पुरस्कार पाना चाहते हो तो दूसरों के साथ होने वाले व्यवहार से ईर्ष्या मत करो। अभी सबसे अच्छा यही है कि तैयारी करो और जल्द ही अपनी ताकत दिखाओ। ऋषिराज ने गंभीरता से कहा। उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को डांट रहा हो। हम समझते हैं। ऋषिराज की बात सुनकर वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, आप जा सकते हैं। वापस जाए और अच्छी तरह तैयारी कीजिए। चाहे वह अजगर हो या चींटी, ऑपरेशन के दिन यह अपने आप पता चल जाएगा। ऋषिराज ने लापरवाही से हाथ हिलाया, लेकिन उनके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं था, इसलिए जाहिर है कि वे उसकी बात समझ गए। अतः अभिवादन के बाद वे अपने अपने घरों को लौट गए। हालांकि सबके चले जाने के बाद ऋषिराज ने एक बार फिर उस महल की ओर देखा जहां रुद्र था। उसकी निगाहों में एक ठंडी सी अनुभूति झलक रही थी। विश्व आत्माविद होने के नाते रुद्र ने उम्मीद के मुताबिक हवेली में मौजूद भीड़ की शत्रुतापूर्ण निगाहों को महसूस किया, लेकिन उसने उन निगाहों को अपनी आंखों में नहीं देखा। महल में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने अपने सेवकों को एक शांत साधना स्थल तैयार करने का आदेश दिया। साधना स्थल में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने साधना की तैयारी में स्पिरिट फॉर्मेशन की परतें बिछाईं। रुद्र को उस स्पिरिट फॉर्मेशन को खोलना था जिसने राक्षसी जानवर के स्वभाव को सील कर रखा था, लेकिन उसने ये भी पाया कि स्पिरिट फॉर्मेशन बैंगनी रंग का था, जिसका मतलब था कि यह एक बैंगनी लबादा वाले विश्व स्पिरिटिस्ट द्वारा बनाया गया स्पिरिट फॉर्मेशन था। बैंगनी लबादा पहने विश्व आत्माविद द्वारा बनाई गई आत्मा संरचना को रुद्र निश्चित रूप से नष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि रुद्र ने सेन परिवार के गुरु और श्रेयांशी के सामने वादा करने का साहस किया था, इसलिए निश्चित रूप से उसे पूरा भरोसा था। इसलिए रुद्र को इस समय जो करने की आवश्यकता थी, वह विश्व आत्माविद के रूप में अपनी शक्ति में एक महत्वपूर्ण प्रगति करना था। वह बैंगनी रंग की आत्मा संरचनाओं की शक्ति से जुड़ना चाहता था और बैंगनी चोगा वाले विश्व आत्माविदों के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो रुद्र की वास्तविक साधना स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर की थी।
इतनी शक्ति के साथ उसके लिए स्पिरिट फॉर्मेशन पावर से संपर्क स्थापित करना असंभव था, क्योंकि उसका शरीर इतना भार सहन नहीं कर सकता था। लेकिन वास्तव में रुद्र ने आश्चर्यजनक रूप से तब पाया जब उसने स्वर्गलोक में कदम रखा और तीसरी बिजली की शक्ति प्राप्त की, तो उसकी साधना का मूल सार ही बदल गया। वर्तमान में रुद्र की वास्तविक शक्ति स्वर्गलोक के 5वें स्तर की नहीं, बल्कि स्वर्गलोक के 8वें स्तर की थी। यही रुद्र की वास्तविक शक्ति थी। तीनों बिजली की शक्ति अब कोई अतिरिक्त बाहरी शक्ति नहीं थी। ये पूरी तरह से रुद्र की अपनी शक्ति थी। यह उसकी वास्तविक साधना थी। इसलिए उस स्थिति में रुद्र स्वाभाविक रूप से स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति से जुड़ सकता था। तारांकन हम दरअसल रुद्र द्वारा पर्याप्त तैयारी करने के बाद उसने इच्छा शक्ति का प्रयोग किया। असीम बैंगनी रंग की गैस विश्व आध्यात्मिक अंतरिक्ष से निकली और रुद्र के अपने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गई। उसी क्षण रुद्र ने महसूस किया कि उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी और मजबूत हो गई है, और एक और विचार के साथ बैंगनी रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति को वह अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। वह सफल हो गया। अपने पहले ही प्रयास में रुद्र ने बैंगनी रंग की आध्यात्मिक संरचनाओं की शक्ति से सफलतापूर्वक खुद को जोड़ लिया और उस शक्ति को प्राप्त कर लिया जिसे केवल बैंगनी चोगा पहने विश्व आत्मा विधि प्राप्त कर सकते थे। यह उसके लिए बहुत आसान था। एग्गी, कैसा लगा? मैं वाकई कमाल का हूँ, है ना? हालांकि रुद्र को पूरा भरोसा था कि वह बैंगनी रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब वह अपने पहले ही प्रयास में सफल हो गया तो रुद्र खुद भी थोड़ा आत्मसंतुष्ट हो गया और उसने छोटी सी खूबसूरत एग्गी के सामने अपनी बड़ाई की। छी, ये तो बस नामात्र का संतोषजनक है, एगी ने मोहक अंदाज में अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। बूम रंबल रंबल रंबल। हालांकि ठीक उसी क्षण विश्व आत्मा अंतरिक्ष भूकंप की तरह हिंसक रूप से कांप उठा। इस बदलाव से रुद्र के चेहरे के भाव में जबरदस्त परिवर्तन आया। उसने तुरंत अपनी नज़र अपने पीछे के विशाल द्वार की ओर डाली। क्योंकि एक विश्व आत्माविद होने के नाते उसने तुरंत महसूस किया कि विश्व आत्मा क्षेत्र के कांपने का कारण उसके पीछे का द्वार ही था। द्वार के भीतर विस्फोटित शक्ति ने ही विश्व आत्मा क्षेत्र को प्रभावित किया था। धमाका सचमुच। जैसे ही रुद्र ने विशाल दरवाजे को घूर कर देखा, अंदर से एक और प्रचंड शक्ति निकली जिससे विश्व आत्मा क्षेत्र एक बार फिर कांप उठा। शक्तिशाली। उस क्षण भले ही वह रुद्र था, वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि दरवाजे के बावजूद रुद्र अपने भीतर उमड़ रही भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। आखिरकार तुम्हारा सब्र टूट गया। लेकिन अफसोस, यहाँ की स्पिरिट फॉर्मेशन बहुत शक्तिशाली है। मैं भी मजबूरी में हार मान रही हूँ, तुम तो नहीं। ठीक उसी समय एगी भी वहां आ गई, लेकिन उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी उत्तेजना झलक रही थी। एगी, क्या तुम जानते हो कि इसके अंदर किस प्रकार की शक्ति बंद है और उसकी साधना का स्तर क्या है? रुद्र ने गंभीरता से पूछा, क्योंकि वह वास्तव में जानता था कि अंदर मौजूद चीज बहुत ही भयानक थी। शुरुआत में ही रुद्र उस विशाल दरवाजे के पीछे छिपी भयावह आभा को महसूस कर सकता था। उस आभा ने रुद्र के दिल में गहरा भय पैदा कर दिया, जिससे वह जंजीरों से जकड़े उस विशाल दरवाजे के पास जाने से हिचक रहा था। भले ही विश्व आत्मा क्षेत्र उसका अपना इलाका था, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। उस समय रुद्र को यह भी लगता था कि जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, वह उस आभा का धीरे धीरे प्रतिरोध कर पाएगा, जिससे उसे दरवाजे के पास जाने, यहाँ तक कि दरवाजा खोलने और उसके पीछे मौजूद अस्तित्व को नियंत्रित करने का साहस मिलेगा। लेकिन उसे पता चला कि वह गलत था। उसकी शक्ति जितनी बढ़ती गई, उसे उस अस्तित्व की अपार शक्ति का उतना ही अधिक एहसास होता गया। अगर वह दरवाजा न होता तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि क्या होता। विशेषकर अभी अभी, जब अंदर मौजूद चीज ने स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ने के उद्देश्य से विशाल दरवाजे पर प्रहार किया, तब पहली बार रुद्र को खतरे का एहसास हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भयानक शक्ति वास्तव में बहुत ही भयावह थी। हालांकि रुद्र ने अभी तक उसका प्रत्यक्ष सामना नहीं किया था, फिर भी वह उस विशाल द्वार के पीछे छिपी शक्ति की विशालता को अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। इसकी शक्ति एक विशाल अनंत सागर के समान थी। दूसरी ओर रुद्र स्वयं आकाश में तैरते हुए धूल के एक छोटे से कण मात्र के समान था। इसलिए जब उसने खुद की तुलना द्वार के भीतर मौजूद विशाल सत्ता से की, तो ये धूल के एक कण और सागर के बीच का अंतर था। अगर भीतर मौजूद शक्ति ने अचानक आत्मा संरचना के बंधन तोड़ दिए, तो रुद्र की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। यह असुर लोक की एक ऐसी आत्मा है जिसका स्वभाव विकृत है और जो घृणा से भरी हुई है। चूंकि इस द्वार पर लगी मुहर असुर लोक की आत्माओं के लिए विशेष है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यह असुर लोक की ही है। जहां तक इसकी साधना की बात है, मैं पहले इसकी पुष्टि नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी जिस शक्ति से इसने स्पिरिट फॉर्मेशन को ध्वस्त किया, उसे देखकर लगता है कि यह मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एगी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। यह वास्तव में किस क्षेत्र में है? रुद्र ने बेचैनी से पूछा। यहाँ आपके साधना स्तर को देखते हुए शायद ही इसे मार्शल सम्राट माना जा सकता है। एगी ने मुस्कुराते हुए अपने शब्दों के महत्व को कम करके आंका। क्या मार्शल सम्राट? मार्शल सम्राट, ये दो शब्द सुनकर रुद्र अवाक रह गया। उसका चेहरा विस्मय से भर गया।
दरअसल एक मार्शल सम्राट अपने ही विश्व आत्मा क्षेत्र में कैद था। ये बात बेहद चौंकाने वाली थी, खासकर तब जब रुद्र ने शाही मकबरे में गया था और उसने शाही शक्ति का अनुभव किया था। जब भी वह इस बात के बारे में सोचता कि उसके विश्व आत्मा क्षेत्र में हमेशा से एक मार्शल सम्राट मौजूद था, तो वह सचमुच दंग रह जाता था। डरने की क्या बात है? ऐसा तो है नहीं कि यह आदमी तुम्हारे आध्यात्मिक जगत में 1-2 दिन से बंद है। अगर यह भाग सकता तो अब तक भाग चुका होता। भला ये तुम्हारे जैसे लड़के को इतनी आराम से जिंदगी कैसे जीने देता? तुम्हें ये जानना चाहिए कि इसकी दुर्भावना बहुत प्रबल है। मुझे यकीन है कि यह तुम्हें दिल से नफरत करता है, और अगर यह भाग निकला तो सबसे पहले ये तुम्हारी खाल उतारेगा, तुम्हारा खून पिएगा और तुम्हारी जान ले लेगा। हा हा, एगी ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी, जिससे रुद्र डर गया। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, बस हैरान हूँ। इस बात से हैरान हूँ कि एक मार्शल सम्राट मेरे विश्व आत्मा क्षेत्र में कैद है। रुद्र ने अपना सिर हिलाया, लेकिन तुरंत ही उसके मन में एक विचार आया और उसने पूछा, एगी, क्या इसका मतलब यह है कि तुम भी एक मार्शल सम्राट हो? और क्या वह व्यक्ति जिसने तुम दोनों को मेरे विश्व आत्मा क्षेत्र में कैद किया है, वह भी एक मार्शल सम्राट नहीं होगा? रुद्र की अचंभित और चुप प्रतिक्रिया देखकर एगी ने अपनी स्कर्ट और बालों को ठीक किया और फिर बड़े प्रसन्नता से कहा, सच कहूं तो ये सही है। उस समय मेरी साधना, यहाँ आपकी साधना रैंकिंग के अनुसार, वास्तव में मार्शल सम्राट स्तर की थी, उस व्यक्ति के विपरीत जो वहाँ खड़ा है और जिसे मुश्किल से ही मार्शल सम्राट माना जा सकता है। जहाँ तक उस व्यक्ति की बात है जिसने मेरी जानकारी के बिना मेरी साधना को यहाँ सील कर दिया, मुझे डर है कि मैं उसकी साधना के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। घटक उसी क्षण रुद्र ने जोर से घूंट भरी और फिर कहा, हे भगवान, तुम सच में एक मार्शल सम्राट हो। हालांकि उसे पहले से ही कुछ अंदाजा था, लेकिन जब एगी ने स्वयं अपनी साधना स्वीकार की तो रुद्र फिर भी काफी आश्चर्यचकित रह गया। तुम बदमाश, ये कैसा रवैया है? क्या मैं मार्शल सम्राट जैसा नहीं दिखता? मैं तुम्हें ये भी बता दूं, मैं सिर्फ मार्शल सम्राट नहीं हूं, मैं एक महान दानव भी हूं जो पलक झपकाए बिना मार डालता है। यहाँ तक कि अपने असुर आत्मा लोक में भी मैं कुख्यात हूं। बेहतर होगा कि तुम मुझे गुस्सा न दिलाओ। रुद्र की अविश्वास भरी प्रतिक्रिया देखकर एगी ने मुंह फुला लिया, मानो वह बहुत नाराज हो। हा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं महारानी की शक्ति पर शक करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? एगी को गुस्से में देखकर रुद्र ने जल्दी से अपना सिर हिलाकर उसकी बातों को नकार दिया, लेकिन वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तू कमीना रुद्र, बस इंतजार कर, जिस दिन मेरी ताकत वापस आ जाएगी, देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। एगी गुस्से से दांत पीस रही थी, लेकिन उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर चाहे जो भी भाव थे, वो इतने प्यारे थे कि देखने में जरा भी गंभीरता नहीं लग रही थी। रुद्र की नज़रों में तो वो बस प्यारी सी लग रही थी। और 2 बार उस विशाल दरवाजे को नष्ट करने का प्रयास करने के बाद दरवाजे के पीछे सील किया गया मार्शल सम्राट स्तर का विश्व आत्मा भी शांत हो गया। जहां तक इसके होने के कारण की बात है, एगी ने इसे इस प्रकार समझाया कि संभवतः रुद्र ने सफलतापूर्वक खुद को बैंगनी रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति से जोड़ लिया था, जिससे विश्व आत्मा को एक परिचित गंध का एहसास हुआ, जिसने बदले में उसे उत्तेजित कर दिया। लेकिन रुद्र को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। विश्व आत्मा क्षेत्र में बनी आत्मा संरचना अत्यंत शक्तिशाली थी। विश्व आत्मा उसे भेद नहीं सकती थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि जिस व्यक्ति ने ऐसी संरचना बनाकर एगी और इतनी भयानक विश्व आत्मा को रुद्र के विश्व आत्मा क्षेत्र में कैद किया, उसका कारण सरल था। स्पष्टतः वह व्यक्ति चाहता था कि रुद्र एगी और विश्व आत्मा का उपयोग करे। हालांकि रुद्र की वर्तमान साधना शक्ति के कारण वह इतनी शक्ति को ग्रहण करने में असमर्थ था। उसके बाद रुद्र ने विश्व आत्मा क्षेत्र छोड़ दिया। हालांकि उसके चेहरे पर अब शांति के भाव थे, फिर भी उसका दिल काफी उत्साहित था, क्योंकि इस समय अगर वह ये सोचे कि वास्तव में किसने एगी और उस भयानक विश्व आत्मा को उसके शरीर में कैद किया था, तो उसे अपने पिता का ही ख्याल आता था। उस समय जब रुद्र को यह पुष्टि हो गई थी कि यथार्थ की साधना मार्शल किंग श्रेणी की है, तो उसे लगा था कि उसके पिता एक महान मार्शल किंग हैं, लेकिन अभी वह इस विचार को पूरी तरह से नकार रहा था। उसके पिता निश्चित रूप से मार्शल किंग नहीं थे, वे संभवतः मार्शल सम्राट थे, शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली। और मार्शल साधना की विशाल दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे एक साधक के रूप में जब रुद्र को याद आया कि उसके अपने पिता एक शक्तिशाली मार्शल सम्राट थे, तो वह अपने खून में उबाल आने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि यह निश्चित रूप से गर्व करने लायक बात थी। पिताजी, हालांकि मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था, मैं आपको ढूंढ लूंगा। मैं जवाब ढूंढ लूंगा। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये शब्द बड़े आत्मविश्वास से बोलने के बाद उसने पास ही आज्ञाकारी भाव से घुटनों के बल बैठे उस विशालकाय राक्षस पर अपनी निगाहें डाली, जिसके शरीर में अभी भी उग्र रक्त प्रवाह हो रहा था। अचानक रुद्र ने अपनी आस्तीन लहराए। उसके शरीर से बैंगनी रंग की आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई, जो आंखों से दिखाई दे रही थी। फिर उसकी उंगली ब्रश की तरह जमीन पर चलने लगी। अभ्यास से भरी क्रियाओं के साथ एक भव्य आध्यात्मिक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी।
रुद्र उस विशालकाय राक्षस के शरीर में समाहित आत्मा संरचना को शीघ्रता से नष्ट करना चाहता था। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन रुद्र को पूरा विश्वास था कि वह इसे थोड़े ही समय में तोड़ सकता है। इसका कारण केवल इतना था कि उसका खून खौल रहा था। जब भी उसे याद आता कि उसका पिता एक वीर सम्राट था और वह एक वीर सम्राट का पुत्र है, तो उसका खून सचमुच खौल उठता और भड़क उठता, जो उसे दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। सेन परिवार का महल। श्रेयांशी को उस महल में आमंत्रित किया गया था जिसमें रुद्र रहता था। वरिष्ठ वुकिंग, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या कोई गड़बड़ है? सेन परिवार में श्रेयांशी का पद नीचा नहीं था। कुल मुखिया के अलावा ये कहना उचित होगा कि सबसे अधिक अधिकार उसी के पास था। लेकिन इतनी उच्च पदस्थ महिला ने जब रुद्र से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की तो उन्हें परमेश्वर कहकर संबोधित करने से खुद को रोक नहीं पाए। इतना ही नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। आयरन बीस्ट, आगे बढ़ो। बड़ी मालकिन को सच सच बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। रुद्र ने अपनी निगाहें अपने बगल में खड़े विशालकाय जानवर की ओर घुमाईं। यह क्या है? तभी श्रेयांशी को पता चला कि उस पर हमला करने वाला विशालकाय जानवर कुछ अलग लग रहा था। हालांकि वह अभी भी विनम्र था, लेकिन उसकी पहले वाली विचित्रता स्पष्ट रूप से गायब हो गई थी। उसकी तीखी निगाहों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें स्वयं की चेतना आ गई हो। दरअसल रुद्र के बोलने के बाद वह विशालकाय जानवर खड़ा हो गया, श्रेयांशी के पास गया और बहुत ही क्षमाप्रार्थी ढंग से श्रेयांशी को झुककर प्रणाम किया और कहा, बड़ी मालकिन, उस दिन हुई घटनाओं के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकती हैं कि मैं वास्तव में बेबस था। तुमने अपना असली रूप वापस पा लिया। लौह दानव नामक विशालकाय जानवर के बोलते ही श्रेयांशी बेहद प्रसन्न हो गई। फिर उसने रुद्र की ओर देखकर कहा, हे भगवान वुकिंग, क्या आप सफल हुए? जी हाँ, श्री वुकिंग की शक्तिशाली विधियों से न केवल मेरी प्रकृति को बहाल किया गया, बल्कि पिछले कुछ दिनों में घटी सभी घटनाओं से संबंधित मेरी यादें भी वापस लौटा दी गईं। इसलिए भले ही मैं कुछ दिनों पहले बेहोश हो गया था, मुझे अपने अनुभव की हर बात याद है। रुद्र के बोलने से पहले ही आयरन बीस्ट ने पहल करते हुए बोलना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसके शब्दों और हावभाव से यह स्पष्ट था कि वह रुद्र का वास्तव में आभारी था, क्योंकि रुद्र ने उसकी मुहर तोड़कर उसे उसका मूल स्वरूप लौटा दिया था। तो फिर असल में हुआ क्या? किसने तुम्हारे स्वभाव को निर्धारित किया और तुम्हें वुल्फ आइवरी माउंटेन में कौन लाया? श्रेयांशी ने बेसब्री से पूछा। जैसा कि आपने और श्री वुकिंग ने भविष्यवाणी की थी, यह माहेश्वरी परिवार ही था और मुझे पकड़ने वाला माहेश्वरी परिवार का मुखिया अनीश था। उस विशालकाय राक्षस ने शांत स्वर में कहा, लेकिन सच्चाई एक ही वाक्य में सामने आ गई। क्या सच में वे ही थे? ये शब्द सुनते ही श्रेयांशी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। हालांकि उसने पहले ही जवाब सोच लिया था, फिर भी पुष्टि होने पर उसे अविश्वास हुआ। इसके बाद श्रेयांशी तुरंत रुद्र और उस विशालकाय जानवर को अपने पिता के घर ले गई। इतना ही नहीं, उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। रुद्र की व्यवस्था के अनुसार उस विशालकाय जानवर ने कई ऐसी बातें भी कही जो वास्तव में मौजूद नहीं थीं, और उसने सेन परिवार के मुखिया को यह विश्वास दिलाने के लिए कई विवरण जोड़े कि उसका भाई लंबे समय से दुर्भावनापूर्ण विचार रखता है और वह उसके सेन परिवार पर कब्जा करना चाहता है। धिक्कार है, उसे अपना भाई समझना कितना व्यर्थ था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह फंसाने की, और यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी जान से मारने की कोशिश की। सच में रुद्र, श्रेयांशी और उस विशालकाय राक्षस की मिलीभगत से सेन परिवार के मुखिया, जो सच्चाई जानते थे, गुस्से से मुट्ठी भींचकर दांत पीसने लगे। रुद्र, जो पहले से ही बैंगनी लबादा धारण करने वाला विश्व आत्माविद था, सेन परिवार के मुखिया के शरीर में उमड़ते क्रोध के साथ साथ उनकी असीम रक्त पिपासा को भी महसूस कर सकता था। पिताजी, अब हम क्या करें? उनके माहेश्वरी परिवार के मन में स्पष्ट रूप से स्वार्थ है और वे लंबे समय से साजिश रच रहे हैं। कुछ ही दिनों में खजाना खुलने का दिन आ जाएगा। वह निश्चित रूप से हम पर हमला करेगा। श्रेयांशी ने चिंता भरे चेहरे से पूछा। यह खजाने को खोलने की तारीख तय हो चुकी है। अगर मैं अचानक अपने वादे से मुकर गया तो उसे जरूर शक होगा। अभी हालात वाकई अच्छे नहीं हैं। श्रेयांशी के सवालों का जवाब देते हुए सेन परिवार के मुखिया ने खुद को बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ महसूस किया। महामहिम, बड़ी मालकिन, मेरे पास एक योजना है। ठीक उसी समय रुद्र ने कहा, वुकिंग, तुम्हारी क्या योजना है? जल्दी बताओ। ये सुनकर सेन परिवार के मुखिया ने जल्दी से पूछा। बड़ी मिस के साथ जो जानलेवा हादसा हुआ, वह भले ही माहेश्वरी परिवार द्वारा सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था, लेकिन इसके पीछे शाबी दंपति का हाथ था। अगर उन दोनों गद्दारों का हाथ न होता तो वह शायद ही इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंचती। रुद्र ने कहा, इन वर्षों में जब शाबी दंपति मेरे साथ रहे, मैंने उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। अगर मेरा विकास न हुआ होता तो वे अपनी वर्तमान साधना अवस्था तक न पहुंच पाते। मैं उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूं, फिर भी वे मेरी दयालुता का इस तरह से प्रतिफल देते हैं। मैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य भुगतने पर मजबूर करूंगा।
शाबी दंपति का जिक्र होते ही सेन परिवार का गुरु क्रोधित हो उठा, मानो बिजली कड़क रही हो, और उसके मन में हत्या का भाव उबल रहा था। महाराज, जाहिर है इस शाबी दंपत्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका इस्तेमाल कैसे करें? श्रेयांशी ने उत्सुकता से पूछा। वे जानते हैं कि जिसने तुम्हें बचाया है वह मैं ही हूँ, और यह भी जानते हैं कि मैं एक विश्वात्मावादी हूँ। मैंने उस भयानक राक्षस को वश में किया और उसे वापस लाया, इसलिए वे निश्चित रूप से यह अनुमान लगा सकते हैं कि मैं उस भयानक राक्षस द्वारा किए गए हत्या के प्रयास के संबंध में सुराग ढूंढना चाहता हूँ। कल मैं घोषणा करूंगा कि मैं उस विशालकाय जीव पर लगी मुहर को हटाने में असफल रहा, जिसके कारण वह पूरी तरह से बेकाबू हो गया और कुछ भी न कर पाने के कारण उसे मार डाला गया। मैं विशेष आत्मा निर्माण विधियों का उपयोग करके एक नकली विशालकाय जीव का शव भी बनाऊंगा, जिसे जनता को दिखाऊंगा और उन्हें यह विश्वास दिलाऊंगा कि वह असली है। इससे शाबी दंपत्ति निश्चित रूप से इसकी सूचना माहेश्वरी परिवार को देंगे, और इसी वजह से उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमें उनके रहस्य की जानकारी है। इसके अलावा आपके और माहेश्वरी परिवार के मुखिया के बीच की घनिष्ठता उन्हें यह मानने पर मजबूर कर देगी कि आप अभी भी अनजान हैं। कुछ दिनों बाद खजाने को खोलने की प्रक्रिया सामान्य रूप से होगी। हालांकि हमें माहेश्वरी परिवार से पहले ही कदम उठाना होगा। इसे ही कहते हैं किसी को उसी के खेल में हराना। रुद्र ने कहा, लेकिन माहेश्वरी परिवार की कुल शक्ति मेरे सेन परिवार से कहीं अधिक है। इसके अलावा उन्होंने काफी समय से योजना बनाई हुई है। मुझे डर है कि हम कुछ दिनों बाद उन्हें हरा नहीं पाएंगे। श्रेयांशी ने चिंता से कहा। दरअसल ये भी कोई बहुत मुश्किल समस्या नहीं है। हालांकि माहेश्वरी परिवार की कुल शक्ति सेन परिवार से कहीं अधिक होने की संभावना है, लेकिन उनके पास केवल एक ही मार्शल लॉर्ड है, माहेश्वरी परिवार का गुरु। महाराज, यदि आप उसे हरा देते हैं तो माहेश्वरी परिवार निस्संदेह पराजित हो जाएगा। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, वो किंग, तुम काफी तर्कसंगत हो, लेकिन मैंने खुद अनीश से कई बार मुकाबला किया है और हर बार मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ है। अगर मुझे उसे मारना पड़ा तो मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा। अगर अचानक हमला नाकाम रहा तो हम दोनों के बीच एक लंबा युद्ध छिड़ जाएगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। सेन परिवार के गुरु ने चिंता जताते हुए कहा। महाराज, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने, वुकिंग ने, स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकों का गहन अध्ययन किया है और एक बार संयोगवश ऐसा कर पाया था। महाराज, यदि आपने अनीश को मारने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उसे हरा देंगे। रुद्र ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। वुकिंग, मुझे आश्चर्य है, तुम्हारे पास कौन से तरीके हैं? खुलकर बताओ, सेन परिवार के मुखिया ने पूछा। मेरे पास एक प्राचीन अवशेष से प्राप्त एक विशेष औषधि है। हालांकि यह आपको प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड से द्वितीय श्रेणी के मार्शल लॉर्ड में परिवर्तित नहीं कर सकती, लेकिन यह आपकी शक्ति को अत्यधिक बढ़ा देगी, जिससे आप माहेश्वरी परिवार के स्वामी को मार सकेंगे। लेकिन आखिरकार यह एक निषिद्ध औषधि है। सेवन के 10 घंटे बाद इसका औषधीय प्रभाव समाप्त हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो आपको ऐसा दर्द महसूस होगा जैसे 10,000 कीड़े आपकी हड्डियों को कुतर रहे हों। लेकिन आपकी वर्तमान साधना के साथ आप निश्चित रूप से नहीं मरेंगे, बल्कि ये आपकी भविष्य की साधना में मदद करेगा। रुद्र ने बोलते हुए एक काली सफ़ेद गोली निकाली। ये है काला और सफ़ेद राक्षस। और जब सेन परिवार के मुखिया ने गोली देखी तो उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उनका वृद्ध चेहरा सदमे से भर गया। वो किंग, तुम्हारे पास सचमुच ऐसी कोई चीज़ है? रुद्र के हाथ में काली और सफ़ेद गोली देखकर सेन परिवार का मुखिया दंग रह गया। निषिद्ध औषधि से साधक की साधना शक्ति अल्पकाल में बढ़ सकती थी। ये बात सर्वविदित थी। हालांकि निषिद्ध औषधियों की औषधीय शक्ति भिन्न भिन्न होती थी, और शक्तिशाली और कमजोर औषधियों में अंतर करने के लिए रंगों का उपयोग किया जाता था। मार्शल लॉर्ड जैसे स्तर पर पहुंचने के बाद सामान्य निषिद्ध औषधियों का कोई खास उपयोग नहीं रह जाता था। इसी प्रकार सामान्य निषिद्ध औषधियों के दुष्प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनके शरीर वास्तव में अत्यंत भयावह अवस्था में पहुंच जाते थे। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाली निषिद्ध औषधि में इतनी शक्ति होती थी कि वह मार्शल लॉर्ड्स को भी प्रभावित कर सकती थी, लेकिन ऐसी निषिद्ध औषधियों का निर्माण हमेशा कठिन होता था, और यहाँ तक कि निर्माण विधि भी एक रहस्य थी जिसे दूसरों तक नहीं पहुँचाया जाता था। इसके अलावा ऐसी वस्तु के निर्माण के बाद कम से कम 2 अलग अलग रंग होते थे। ऐसी निषिद्ध औषधियों के अपने विशिष्ट नाम होते थे। उदाहरण के लिए, रुद्र ने अभी जो औषधि निकाली वह उच्च कोटि की निषिद्ध औषधि थी, और उसकी औषधीय शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी मार्शल लॉर्ड की साधना को भी बदल सकती थी। विशेष रूप से प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड के लिए इसके प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट थे। लेकिन पूर्वी सागर क्षेत्र में भी उस तरह की निषिद्ध औषधि आसानी से नहीं मिलती थी। ये वास्तव में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी और संयोग से ही मिल सकती थी। इसलिए जब रुद्र ने वह निषिद्ध औषधि निकाली तो सेन परिवार के गुरु इतने आश्चर्यचकित रह गए। मैं सचमुच इस काले और सफ़ेद राक्षस को प्रकट करने में असमर्थ हूँ, और वास्तव में यह मुझे किसी अवशेष में मिला था।
रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये निषिद्ध औषधि गोत्रेश कुल से लूटी गई थी। चूंकि वह जानता था कि भविष्य में उसे इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए रुद्र ने इसे बेचा नहीं और अपने पास ही छोड़ दिया। वो किंग, ये काला सफ़ेद राक्षस सचमुच बहुत कीमती है। मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता। काले सफ़ेद राक्षस का बाजार मूल्य 50,000 स्वर्ग मन के होने चाहिए। मैं तुम्हें 60,000 स्वर्ग मन के दूंगा। इन्हें गोली की कीमत समझ लो। सेन परिवार के गुरु ने बोलते हुए श्रेयांशी की ओर आंख से इशारा किया। श्रेयांशी ने सिर हिलाकर सहमति दी और मुड़कर चली गई। जब वह लौटी तो उसके हाथ में एक ब्रह्मांडीय थैली थी जिसके अंदर 60,000 स्वर्गिक मन के थे। रुद्र ने सेन परिवार के इस कदम का विरोध नहीं किया और सहर्ष मन के स्वीकार कर लिए। हालांकि वह जानता था कि काला और सफ़ेद राक्षस कोई साधारण वस्तु नहीं है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना मूल्यवान होगा। 60,000 मन के कोई छोटी संख्या नहीं थी। इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। वो किंग, तुम्हें यहाँ आमंत्रित करना मेरे सेन परिवार का सौभाग्य है। इस काले और सफ़ेद राक्षस के साथ मुझे अनीश को हराने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हाथ में गोली लिए उसमें समाहित प्रचंड औषधीय शक्ति को महसूस करते हुए सेन परिवार के स्वामी के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। अपने पिता को रुद्र की इस तरह प्रशंसा करते देख और रुद्र द्वारा पहले किए गए कार्यों के बारे में सोचकर श्रेयांशी को थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। आखिरकार रुद्र को तो उसी ने वापस लाया था। रुद्र, क्या तुम्हें लगता है कि सेन परिवार का यह मुखिया भरोसेमंद है? मुझे उसके बारे में कुछ गड़बड़ लग रही है। या तो वह हद से ज़्यादा मूर्ख है और उसमें शक नाम की कोई चीज़ नहीं है, या फिर उसकी चालाकी इतनी ज़बरदस्त है कि हम दोनों भी उसे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ठीक उसी समय एगी ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक वह काले और सफ़ेद राक्षस को धारण नहीं कर लेता तब तक मैं उसे थोड़े ही समय में वश में कर लूँगा। अगर मैं उसे वश में नहीं भी कर पाया तो भी अगर मैं चाहूँ तो उसकी साधना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो जाए, वह केवल प्रथम श्रेणी का मार्शल लॉर्ड है। इसलिए भले ही वह काले और सफ़ेद राक्षस को धारण न करे और अपनी साधना बरकरार रखे और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, अगर मैं अपनी पूरी ताकत से एजियो ड्रैगन डैशिंग तकनीक का इस्तेमाल करूं तो शायद वह मेरा मुकाबला न कर पाए। साथ ही मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि सेन परिवार का ये गुरु कोई बहुत जटिल योजनाएं बनाने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह मूर्खता की पराकाष्ठा पर है। वह शायद उन महान मूर्खों में से एक है जो कभी अपना मन नहीं बदलते और हमेशा विश्वास करते रहते हैं। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान दी। काले और सफ़ेद राक्षस में एक विशेष आध्यात्मिक संरचना समाहित थी। उपयोगकर्ता द्वारा इसे परिष्कृत करने के बाद यह आध्यात्मिक संरचना बिना उसकी जानकारी के उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। जब तक रुद्र उस स्पिरिट फॉर्मेशन को सक्रिय रखता है तब तक वह थोड़े समय के लिए उपभोक्ता को नियंत्रित कर सकता है। भले ही वह उपभोक्ता को नियंत्रित करने में असमर्थ हो, फिर भी वह उसकी शक्ति को सीमित कर सकता है। रुद्र फिलहाल सेन परिवार के गुरु का इस्तेमाल माहेश्वरी परिवार को निपटाने के लिए करना चाहता था। माहेश्वरी परिवार को हटाने के बाद उसे विश्वास था कि सेन परिवार के गुरु चुपचाप नहीं देखेंगे जब रुद्र वुल्फ आइवरी माउंटेन रेंज में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेगा। इसलिए काला और सफ़ेद राक्षस रुद्र का तुरुप का पत्ता था। हालांकि ये निश्चित रूप से उसका अंतिम तुरुप का पत्ता नहीं था। उसके पास अभी भी 3 गुप्त कौशल थे। रुद्र जानता था कि मार्शल लॉर्ड्स बहुत शक्तिशाली होते हैं और अपनी वर्तमान शक्ति के साथ स्वर्ग क्षेत्र में अजेय होने के बावजूद वह अभी भी एक मार्शल लॉर्ड को मार नहीं सकता था। लेकिन रुद्र द्वारा प्राप्त तीनों गुप्त कौशल विकसित हो चुके थे। यदि रुद्र उनका पूरी शक्ति से उपयोग करता तो संभवतः एक मार्शल लॉर्ड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यही कारण था कि रुद्र इतना आत्मविश्वासी था। उसके बाद ठीक वैसे ही जैसे रुद्र के दिमाग में चल रहा था, सेन परिवार ने सूचना लीक कर दी और बाहर घोषणा कर दी कि रुद्र ने उस विशालकाय राक्षस के आत्मा कवच को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंत में असफल रहा, जिससे वह राक्षस पागल हो गया। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसके पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब ये बात पता चली तो सेन परिवार के कई सदस्य, जिन्हें सच्चाई का पता नहीं था, बहुत निराश हुए। आखिरकार उन्हें उम्मीद थी कि रुद्र स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ देगा ताकि वे उस अपराधी का पता लगा सके जिसने उनके परिवार की सबसे बड़ी बेटी की हत्या करने की साजिश रची थी। लेकिन इससे शाबी दंपत्ति और माहेश्वरी परिवार के सदस्यों को राहत मिली। उन्हें पूरा यकीन था कि सेन परिवार को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए सब कुछ उनकी मूल योजना के अनुसार ही हुआ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब सेन और माहेश्वरी परिवार वुल्फ आइवरी पर्वत के भीतर छिपे खजाने को खोलने के लिए सहमत हो गए। सेन परिवार ने सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और भव्यता से वुल्फ आइवरी पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ान भरी। वाह, उस कमीने की किस्मत तो वाकई कमाल की है। उसने तो बड़ी मालकिन को बचा ही लिया। अभी तो उसे मालकिन और खानदान के मुखिया से खूब अच्छी छवि मिल गई है।
जब सेन परिवार द्वारा आमंत्रित एक विशेषज्ञ ने रुद्र और श्रेयांशी के बीच हो रही जीवंत बातचीत को देखा, और जब सेन परिवार के मुखिया ने भी कभी कभार रुद्र से बात की, तो उसके मन में ईर्ष्या उमड़ पड़ी और इस ईर्ष्या ने नफरत को जन्म दिया। साधकों की दुनिया में शक्ति ही सर्वोपरि है। सेन परिवार ने हमें यहाँ गपशप और हंसी मजाक के लिए नहीं बुलाया है। ठीक उसी समय ऋषिराज बोली। ऋषिराज, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनकर कई विशेषज्ञ उसके पास आ गए। रुद्र को देखकर वे बहुत नाराज हुए और सचमुच चाहते थे कि उसका कुछ बुरा हो। वे उसे सबक सिखाना भी चाहते थे। आज कौन सा दिन है? ऋषिराज ने पूछा। मैंने सुना है कि वुल्फ आइवरी पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन अवशेष है और सेन और माहेश्वरी परिवार मिलकर उसे खोलेंगे। किसी ने जवाब दिया। चूंकि वे इसे एक साथ खोल रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा तो निश्चित रूप से होगी। इस दुनिया में सच्चे गठबंधन नहीं होते, केवल सच्चे लाभ होते हैं। मैंने सुना है कि माहेश्वरी परिवार ने बाहर से भी कई विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। इसलिए जब हम बाद में मिलेंगे तो निश्चित रूप से टकराव होगा। कम से कम एक मौका तो आएगा जब हम अपनी शक्ति का परीक्षण करेंगे। वही समय होगा जब हम अपनी ताकत दिखाएंगे। स्वर्गलोक के 8वें स्तर की साधना से वह लड़का वुकिंग क्या कर सकता है? बाद में अगर माहेश्वरी परिवार उपहास नहीं करता तो ठीक है, लेकिन अगर वे करते हैं तो मैं सबसे पहले कदम उठाऊंगा और माहेश्वरी परिवार को शर्मिंदा करूंगा। अगर माहेश्वरी परिवार यह हार बर्दाश्त नहीं करता तो वे निश्चित रूप से किसी और को भेजेंगे। उस समय आप सभी वुकिंग को भेजने की सिफारिश कर सकते हैं। उसकी साधना के साथ वह निश्चित रूप से बुरी तरह हारेगा और उसकी यह करारी हार सेन परिवार को भी शर्मिंदा करेगी। तो हम, ऋषिराज ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा एकदम ठंडा था। शानदार विचार है ऋषिराज, शानदार विचार। ऋषिराज की बात सुनकर उन विशेषज्ञों ने उपहास किया और रुद्र की ओर उनकी निगाहें उम्मीद से भरी हुई थीं। थोड़ी देर की यात्रा के बाद रुद्र और अन्य लोग वुल्फ आइवरी पर्वत श्रृंखला में तय स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच गए, जो पहाड़ों के बीच एक छोटी सी घाटी थी। घाटी के तल पर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा था और उनके कपड़ों से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे माहेश्वरी परिवार से थे। माहेश्वरी परिवार की साधना काफी अच्छी थी। सबसे कमजोर सदस्य स्वर्गलोक के 5वें स्तर पर थे, लेकिन अधिकांश सदस्य स्वर्गलोक के शिखर पर थे। उनके पास 18 नीले लबादे वाले विश्व आत्माविद भी थे, जबकि सेन परिवार के पास केवल 5 ही थे, जिन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। अतः ये कहा जा सकता है कि लोगों की संख्या और कुल शक्ति के मामले में माहेश्वरी परिवार वास्तव में सेन परिवार से कहीं आगे था। ये केवल माहेश्वरी परिवार द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि माहेश्वरी परिवार के लोग भी सेन परिवार के लोगों से कहीं अधिक थे। भीड़ में एक विशेष रूप से वृद्ध व्यक्ति था जिसका रंग रूप असाधारण था और व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वह लगभग 3 मीटर लंबा था और उसका शरीर इतना मजबूत था कि कपड़ों के नीचे से भी उसकी स्वस्थ मांसपेशियों के उभार साफ दिखाई देते थे। उसके चेहरे की झुर्रियां भी झुर्रियों जैसी नहीं, बल्कि निशान जैसी लगती थीं। हालांकि उनकी उम्र 100 के करीब थी, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लगता था मानो वे अपने जीवन के चरम पर हों। बिना ज्यादा सोचे समझे रुद्र समझ गया कि वे कौन हैं। वे निश्चित रूप से माहेश्वरी परिवार के मुखिया, प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड अनीश थे। भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। रुद्र और बाकी लोगों को देखकर अनीश सबसे पहले आसमान में उठा और मुस्कुराते हुए सेन परिवार के गुरु से बातचीत शुरू की। सेन परिवार के गुरु भी बहुत उत्साहित थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। दोनों ने अपने बीच भाईचारे का स्नेह दिखाया। रुद्र को इस तरह के दृश्य देखने की आदत थी, इसलिए उसकी नज़र माहेश्वरी परिवार के शव पर नहीं, बल्कि खाई पर टिकी रही। जब उसने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए ऊपर से नीचे देखा, तो उसने पाया कि वह खाई वास्तव में एक आध्यात्मिक ठिकाने के स्थान जैसी दिखती थी। हालांकि रुद्र के नीचे उतरने के बाद उसे प्रवेश द्वार तो दूर, कुछ भी असामान्य नहीं मिला। ऐसा रुद्र की साधना की कमजोरी के कारण नहीं था। इसका मतलब सिर्फ ये था कि उस स्थान को सील करने वाला रहस्यमय विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली था। रुद्र की दृष्टि से छिपी हुई बात भूभाग नहीं थी, बल्कि वह आध्यात्मिक संरचना थी जो रुद्र की दृष्टि से छिपी हुई थी। भाई, मैंने इस दिन के लिए दर्जनों वर्षों तक प्रतीक्षा की है और हमारे पूर्वज हमेशा ऊपर से हमें देख रहे हैं। अब हम आखिरकार इस जगह को खोल सकते हैं। हमें जल्दी करनी चाहिए, तो क्यों न इसे अभी खोल दें। माहेश्वरी परिवार के मुखिया ने बोलते हुए अपने कॉस्मोस थैले से एक पत्थर का बक्सा निकाला। हालांकि उस बक्से में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके केंद्र में बनी आकृतियों ने रुद्र को बता दिया कि यह बिल्कुल भी साधारण नहीं था। बक्से के अंदर रखी वस्तु तो और भी अधिक जटिल थी। हम भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने स्पष्ट कर दिया था कि इस स्थान को खोलने का काम किसी विश्व आत्मावादी द्वारा ही किया जाना चाहिए, पर हम दोनों में से कोई भी विश्व आत्मावादी नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व को किसे सौंपा जाना चाहिए? सेन परिवार के गुरु ने भी लगभग उसी तरह का एक पत्थर का बक्सा निकाला। भाई, हालांकि हम दोनों इस मामले के लिए योग्य नहीं हैं, फिर भी हमारे परिवारों में विश्व आत्मावादियों जैसे लोगों की कमी नहीं है।
लेकिन इतना महत्वपूर्ण दायित्व केवल एक ही व्यक्ति निभा सकता है। आखिर किसे भेजा जाए, यह एक समस्या है, लेकिन इसका समाधान बहुत सरल है। मेरी राय में आप अपने सेन परिवार के सबसे उत्कृष्ट विश्व आत्माविद को चुनें और मैं भी अपने माहेश्वरी परिवार से एक योग्य व्यक्ति का चयन करूंगा। उन्हें अपनी आत्मा निर्माण तकनीकों की तुलना करने दें और जो जीतेगा वह इस भारी जिम्मेदारी को उठाएगा। फिर वे हमारी दोनों चाबियों से इस स्थान को खोलेंगे। कैसा रहेगा? माहेश्वरी परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर भाई, हम आपकी बात मानेंगे। सेन परिवार के मुखिया ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने पीछे खड़े सेन परिवार के लोगों की ओर देखा और उन पर सरसरी नजर डालने के बाद ऋषिराज पर अपनी निगाहें टिका दीं। उन्होंने कहा, ऋषिराज, मैं अपने सेन परिवार की इस भारी जिम्मेदारी को तुम्हें सौंपता हूँ। जी जनाब। ये देखकर ऋषिराज ने तुरंत जवाब दिया। उसने पहले अपने ऊपर नीले रंग का विश्व आत्मा का चोला ठीक किया, फिर संतुष्ट भाव से भीड़ की ओर देखा। विशेष रूप से उसने रुद्र को विशेष दृष्टि से देखा, मानो कह रहा हो, छोटे बच्चे, क्या तुम ये कर सकते हो? इस महत्वपूर्ण क्षण में सेन परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला मैं ही हूँ। आचार्य विराज जाए। उसी समय माहेश्वरी परिवार के मुखिया ने हाथ हिलाकर इशारा किया। उसके बोलने के तुरंत बाद नीले रंग का विश्व आत्मा का चोला पहने एक बूढ़ा व्यक्ति माहेश्वरी परिवार के लोगों की भीड़ से बाहर निकला। वह बूढ़ा व्यक्ति न केवल नीले लबादे वाला विश्व आत्माविद था, बल्कि उसकी साधना ऋषिराज से कमतर नहीं थी, बल्कि वह स्वर्गलोक के 9वें स्तर की साधना कर रहा था। इसके अलावा ऋषिराज के घमंड की तुलना में वह काफी शांत प्रतीत होता था, लेकिन उसकी निगाहों में पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। मेरे दोस्त, मैं जानना चाहता हूँ, तुम किस तरह से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? आचार्य विराज नाम के उस बुजुर्ग व्यक्ति के बाहर जाने के बाद उन्होंने ऋषिराज से बहुत ही विनम्रता से पूछा। क्या पूछने की भी कोई जरूरत है? क्योंकि यह विश्व आत्मावादियों के बीच की लड़ाई है, तो स्वाभाविक रूप से हम आत्मा निर्माण तकनीकों से प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि, ऋषिराज ने ठंडे स्वर में कहा, फिर उसने इच्छाशक्ति का प्रयोग किया। हम की आवाज के साथ उसके शरीर से असीम नीले रंग की आत्मा निर्माण शक्ति का प्रवाह हुआ। वूश वूश वूश। इसके बाद उसने अपनी हथेलियों को आकाश की ओर घुमाते हुए तेजी से रेखांकन किया। फिर हवा में एक विशाल आध्यात्मिक आकृति खड़ी हो गई। वूश। और जब ऋषिराज के शरीर से निकलने वाली असीम नीली शक्ति हवा में उसके द्वारा निर्मित विशाल आत्मा संरचना से गुजरी, तो 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची एक नीली तलवार बनी और आचार्य विराज की ओर नीचे की ओर वार किया। यह न तो कोई मार्शल कला थी और न ही कोई गुप्त कौशल। यह विभिन्न संरचनाओं के संयोजन से निर्मित एक विशेष आध्यात्मिक संरचना थी, इसलिए इसमें कुछ हद तक आक्रामक प्रकृति थी। ऋषिराज द्वारा निर्मित नीले रंग की विशाल तलवार एक बेहद ही शानदार विधि थी। ऋषिराज से यही उम्मीद थी। कितनी शक्तिशाली स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक है! सचमुच। नीले रंग की विशाल तलवार प्रकट होते ही सेन परिवार के सभी वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट्स की आंखें चमक उठीं और वे प्रशंसा करने लगे, क्योंकि वे स्वयं भी वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट्स थे, लेकिन ऋषिराज ने जो किया वह वे बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन सेन परिवार की भीड़ आश्चर्य से चिल्ला रही थी। वहीं माहेश्वरी परिवार के विश्व आत्मावादी बेहद शांत थे, मानो उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा हो। मेरे मित्र, आपके पास वाकई बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अगर यह सिर्फ नीले रंग का स्पिरिट फॉर्मेशन है, तो मुझे डर है कि आप मुझे हरा नहीं पाएंगे। ठीक उसी क्षण आचार्य विराज ने ठंडी मुस्कान दी। फिर उन्होंने एक हाथ उठाया और हवा में इशारा किया। उनके सामने तेजी से बैंगनी रंग की एक आध्यात्मिक आकृति बन गई। क्या ये कैसे संभव है? वह बैंगनी चोगा पहनने वाला विश्व आत्मावादी है। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। वह वास्तव में एक बैंगनी चोगा वाला विश्व आत्मावादी है। क्या ये शक्ति केवल मार्शल लॉर्ड्स के पास ही नहीं होती? बैंगनी रंग की आकृति को देखकर सेन परिवार के लोगों के चेहरे बदल गए। पहले जो चेहरे बेहद आत्मसंतुष्ट थे, अब वे सदमे से भर गए थे। सामान्य तौर पर बैंगनी रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति केवल मार्शल लॉर्ड्स के पास ही होनी चाहिए। जो लोग मार्शल लॉर्ड बनने से पहले बैंगनी चोगा धारण करने वाले विश्व स्पिरिटिस्ट बन जाते हैं, उन्हें मनुष्य के भीतर ड्रैगन कहा जा सकता है। फिलहाल माहेश्वरी परिवार के आचार्य विराज स्पष्ट रूप से ऐसे ही व्यक्ति थे। सेन परिवार को आश्चर्य क्यों नहीं होता? आखिरकार नीले लबादे वाले विश्व आत्मावादियों और बैंगनी लबादे वाले विश्व आत्मावादियों के बीच एक अथाह दूरी थी। वे सभी जानते थे कि सेन परिवार हार चुका है। हम एक बैंगनी चोगा पहने विश्व आत्मावादी। तो क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी विशाल तलवार तोड़ पाओगे। हालांकि ऋषिराज जानता था कि उसके प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दांत पीसते हुए अपनी सारी शक्ति को फॉर्मेशन में लगा दिया। पलक झपकते ही 9 मीटर लंबी नीले रंग की विशाल तलवार तेजी से फैल गई और वास्तव में 1 दर्जन मीटर से भी अधिक लंबी हो गई। यहाँ तक कि उसकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। लेकिन आचार्य विराज को अब भी ऐसे बदलाव का कोई डर नहीं था, बल्कि उनकी मुस्कान में व्यंग्य की एक झलक झलक रही थी।
वरना अचानक आचार्य विराज ने जोर से चिल्लाया। उनके सामने बैंगनी रंग की एक विशाल आकृति तेजी से घूमने लगी। उसके अंदर अनगिनत प्रतीक घूम रहे थे जो एक विचित्र लेकिन भव्य आकृति बना रहे थे। चमकते प्रकाश के साथ भीतर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। तारांकन धमाका। जैसे ही ऋषिराज की विशाल नीली तलवार आचार्य विराज के पास पहुंचने वाली थी, बैंगनी रंग के स्पिरिट फॉर्मेशन से एक विस्फोट हुआ। इसी के साथ ही उसी फॉर्मेशन से एक बड़ा बैंगनी हाथ अचानक बाहर निकला। 5 उंगलियां फैली हुई थीं, मानो विशाल तलवार को पकड़ने के लिए। वह विशाल हाथ बहुत बड़ा था, मानो किसी दानव का हाथ हो। इतना ही नहीं, उसकी गति तीव्र थी और शक्ति प्रचंड। उसने नीले रंग की विशाल तलवार को पकड़ लिया और हल्के से झटकाते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे नीले रंग की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। पूफ नीले रंग की विशाल तलवार के टूटने के साथ ही ऋषिराज का चेहरा पीला पड़ गया, उसका मुंह चौड़ा हो गया और मुंह से खून की एक बूंद निकलकर उसके कपड़ों पर फैल गई। फिर उसके पैर बेजान हो गए और वह बेबस होकर गिर पड़ा। अगर सेन परिवार के लोग समय पर न पहुंचते तो वह निश्चित रूप से जमीन पर गिर पड़ता। तारांकन वुआओ। लेकिन ऋषिराज की करारी हार और गंभीर चोटों को देखते ही बैंगनी रंग के उस ढांचे से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। इस दहाड़ के बाद पहले से ही दिखाई दे रहा विशाल हाथ और भी तेजी से बढ़ने लगा। भीड़ की निगाहों के सामने एक विशालकाय राक्षस बाहर निकला। उस राक्षस का शरीर बैंगनी रंग का और आधा पारदर्शी था। उसका निर्माण आध्यात्मिक संरचनाओं द्वारा हुआ था। वह दिखने में मनुष्य जैसा था, लेकिन उसका चेहरा किसी जानवर जैसा था। उसकी ऊंचाई लगभग कई मीटर थी और उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। उसकी ताकत भी असाधारण थी। आध्यात्मिक संरचना द्वारा निर्मित होने के बावजूद वह इतना सजीव प्रतीत होता था मानो उसमें बुद्धि हो। उसे देखकर कई लोगों के मन में भय बैठ गया। कितना शक्तिशाली! उसने सचमुच स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक को इतने उच्च स्तर तक प्रदर्शित किया है। उस विशालकाय राक्षस को देखकर वहां मौजूद लोग आचार्य विराज की स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकों से पूरी तरह प्रभावित होकर विस्मय से भर उठे। भाई, लगता है इस खजाने को खोलने की भारी जिम्मेदारी मेरे माहेश्वरी परिवार के आचार्य विराज पर आ पड़ी है। उसी क्षण माहेश्वरी परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके चेहरे और शब्दों में आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। हा, वाह वाह वाह! भाई, आपने सचमुच एक बेहतरीन विश्व आत्माविद को खोज निकाला है। मैं देख सकता हूं कि आपने इस जगह को खोलने में काफ़ी मेहनत की है। भाई, आपकी मेहनत के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन सेन परिवार के मुखिया को ज़्यादा नाराज़गी नहीं हुई, बल्कि वे बहुत खुशी से हंसे और बोलते बोलते वे और माहेश्वरी परिवार के मुखिया आचार्य विराज की ओर चल पड़े और अपने हाथों में पकड़े पत्थर के बक्से उन्हें सौंपने की तैयारी करने लगे। ऊपरी तौर पर तो सेन परिवार के मुखिया को उस लड़ाई में मिली भयानक हार की कोई चिंता नहीं दिख रही थी, लेकिन सेन परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे बेहद उदास थे। जो लोग पहले बेहद घमंडी दिखते थे वे अब बेहद निराश थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी अभी हुई झड़प न केवल ऋषिराज की पूर्ण पराजय थी, बल्कि यह उनके सेन परिवार की भी पूर्ण पराजय थी। इससे सेन परिवार के लोगों को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ और वे बेहद शर्मिंदा हुए। आचार्य विराज, आप सचमुच बहुत कुशल हैं, लेकिन मैंने भी आत्मा निर्माण की तकनीकें सीखी हैं, तो क्या आप मुझे इस बारे में कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? लेकिन जैसे ही सेन परिवार के लोगों को लगा कि सब कुछ तय हो गया है, अचानक सेन परिवार के सदस्यों में से एक बुलंद और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। कौन? उस आवाज के गूंजते ही वहां मौजूद लगभग सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत आवाज के स्रोत की ओर देखा, और जब उन्होंने उसे देखा तो उनके चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए, क्योंकि उसी क्षण उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि सेन परिवार की भीड़ से एक सुंदर अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रुद्र का बदला हुआ रूप वुकिंग था। वुकिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? जल्दी से वापस यहीं आ जाओ, बाहर जाकर अपनी बेइज्जती मत करवाओ। कमीने, क्या इस आदमी को शोहरत की इतनी भूख है कि वो पागल हो जाएगा? जरा इसके प्रतिद्वंदी को देखो। ऋषिराज भी उस आचार्य विराज को नहीं हरा पाए, फिर भी वो बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा है। आह, इस बार तो मेरे सेन परिवार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। जब सेन परिवार के कई सदस्यों को पता चला कि आवाज रुद्र ने लगाई थी, तो वे बेहद असहाय महसूस करने लगे। कुछ लोगों ने तो रुद्र को गुप्त संदेश भेजकर वापस लौटने को कहा ताकि सेन परिवार को और शर्मिंदगी न उठानी पड़े। दरअसल ऐसा व्यवहार केवल उन लोगों ने नहीं किया जो रुद्र को नहीं जानते थे। श्रेयांशी और सेन परिवार के गुरु, जो रुद्र को थोड़ा बेहतर जानते थे, भी इस समय गंभीर रूप से भौहें चढ़ा रहे थे। ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें भी यह विश्वास नहीं था कि स्वर्गलोक के 8वें स्तर पर मौजूद रुद्र स्वर्गलोक के 9वें स्तर पर मौजूद बैंगनी लबादा वाले विश्व आत्मावादी को हरा सकता है। मेरे मित्र, आप तो बड़े साहसी हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रुद्र को तिरस्कार भरी निगाहों से देखने के बाद आचार्य विराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं वुकिंग हूँ। रुद्र ने शांति से उत्तर दिया, अरे, तो ये वुकिंग है।
मेरे दोस्त वुकिंग, क्या तुम सचमुच मेरे साथ स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक का अभ्यास करना चाहते हो? आचार्य विराज ने बड़े व्यंग्य से पूछा। कहीं तुम में हिम्मत तो नहीं है? रुद्र ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो। क्या मैं हिम्मत नहीं कर सकता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? चूंकि आप जिद कर रहे हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। हालांकि हमारी शक्तियों में बहुत अंतर है। अगर मैंने सचमुच हमला किया तो मुझे डर है कि मैं आपको बुरी तरह घायल कर दूंगा। तो मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो ठीक है। बस शर्त यह है कि तुम अपनी सबसे शक्तिशाली स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक का इस्तेमाल करके मेरे स्पिरिट फॉर्मेशन जायंट पर हमला करो और उसे कांपने पर मजबूर कर दो, तो जीत तुम्हारी होगी। आचार्य विराज ने रुद्र की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, उनकी निगाहों में तिरस्कार झलक रहा था। ओह, क्या आपकी बातें सचमुच सच हैं? जब तक मैं आपके बनाए हुए को हिला सकता हूँ वही मेरी जीत है। रुद्र ने विजेता का निर्धारण करने के तरीके से लगभग असहमति जताते हुए जोर से पूछा। बिल्कुल, मैंने हमेशा अपने वचन का पालन किया है। मेरे मित्र वुकिंग, कृपया यह न सोचें कि मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ। ये वास्तव में आपकी सुरक्षा के लिए है। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। आचार्य विराज ने अपने हाथ फैला दिए, मानो उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। तो मैं आपके नेक इरादों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए जो अचानक ठंडी पड़ गई, रुद्र ने अपनी बाहें खोलीं और तेजी से हिलाईं। अजीबोगरीब प्रतीकों की परतें लगातार निकलती रहीं और हवा में फैलती गईं। रुद्र की गति अत्यंत तीव्र थी, इतनी तीव्र कि उसके हाथ और उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थीं। केवल उसकी भुजाओं द्वारा बनाई गई अनगिनत परछाइयां ही उसके सामने लगातार चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। उस परिस्थिति में रुद्र के बीच में होने के कारण उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगा। पहले तो केवल गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी, फिर धरती धीरे धीरे कांपने लगी। अंत में अनगिनत टूटे हुए पत्थर जमीन से ऊपर उठने लगे, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए, और उसके आसपास की हवा भी हिलने लगी। ये तो वाकई प्रभावशाली माहौल है। लगता है यह आदमी वाकई चालाकी से काम ले सकता है। रुद्र की ताकत देखकर कई लोग ठंडी निगाहों से उसे घूर रहे थे और केवल तिरस्कार भरी बातें कर रहे थे। किसी को भी रुद्र की शक्ति पर विश्वास नहीं था, बल्कि उन्हें लग रहा था कि रुद्र पिछली हार का बदला एक और हार से लेने वाला है। ये तो खुद के ही किए से मुसीबत मोल ले रहे हैं। ये तो सेन परिवार को शर्मिंदा करने की तैयारी में लगे हैं। आचार्य विराज के हाथों बुरी तरह घायल हुए ऋषिराज ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसकी ताकत को खुद देखने के बाद उसे रुद्र की हार का पूरा यकीन था। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि रुद्र झूठी ताकत दिखा रहा है, तभी उन्होंने देखा कि उसने अचानक अपने धुंधले हाथों को आपस में मिला लिया। उसके सामने एक दर्जन भंवर प्रकट हुए। वे तेजी से घूमने लगे और गोलाकार दरवाजों की तरह हवा में खड़े हो गए। जैसे जैसे भंवर घूमते गए, उनमें से बैंगनी रंग की रोशनी निकली, साथ ही अनगिनत चकाचौंध कर देने वाले प्रतीक भी। जब बैंगनी रंग की रोशनी प्रतीकों के साथ आपस में गुंथी तो उन्होंने विचित्र और चमकदार आकृतियां बना लीं। अंत में वे 12 भंवर बैंगनी रंग की आध्यात्मिक संरचनाओं में परिवर्तित हो गए। हे भगवान, क्या सच में? जब सबने ये देखा तो सबके चेहरे के भाव बदल गए। वे सब अवाक रह गए और उनकी चमकती आंखें विस्मय से भर गईं। वे सभी असाधारण व्यक्ति थे, इसलिए वे सभी बता सकते थे कि रुद्र ने जो भी आध्यात्मिक संरचनाएं बनाई थीं, वे सभी बैंगनी रंग की थीं। इतना ही नहीं, वे 12 बैंगनी रंग की आध्यात्मिक संरचनाएं थीं। रुद्र, जो स्वर्ग क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर था, वास्तव में बैंगनी रंग की आध्यात्मिक संरचना की शक्ति को भी समझता था। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बैंगनी चोगा पहनने वाला विश्व आत्मावादी हो? उस क्षण रुद्र को नापसंद करने वाले कई लोग अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे वास्तव में यह मानने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कि रुद्र भी एक बैंगनी लबादा वाला विश्व आत्मावादी था। क्या वास्तव में लॉर्ड बेनिफैक्टर वुकिंग हैं? वास्तव में न केवल रुद्र की बेइज्जती का इंतजार कर रहे लोग स्तब्ध रह गए, बल्कि सेन परिवार के मुखिया श्रेयांशी और माहेश्वरी परिवार के लोग भी अचंभित रह गए। यदि कोई यह कहे कि स्वर्गलोक के 9वें स्तर में बैंगनी रंग की आत्मा निर्माण शक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो स्वर्गलोक के 8वें स्तर में ऐसी शक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली लोगों में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये सचमुच बैंगनी रंग की आध्यात्मिक संरचनाएं हैं, ये सच है, लेकिन विश्व आध्यात्मिकवादियों के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण इन आध्यात्मिक संरचनाओं पर नियंत्रण है, न कि केवल झूठी बहादुरी। क्या आप उन दर्जन भर आध्यात्मिक संरचनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जिन्हें आपने एक साथ खोला है? आचार्य विराज, जो स्वयं भी बैंगनी चोगा पहने एक विश्व आत्माविद थे, ने रुद्र की पहचान की पुष्टि कर दी थी। हालांकि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि रुद्र बैंगनी रंग की आत्मा संरचनाओं की शक्ति को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है, और उससे भी अधिक, उन्हें यह विश्वास नहीं था कि रुद्र सफलतापूर्वक एक दर्जन आत्मा संरचनाएं बना सकता है।
जब वह पहली बार बैंगनी रंग की आत्मा संरचनाओं की शक्ति प्राप्त करने और उस शक्ति को कुशलतापूर्वक समझने के बारे में सोचता है तो उसने इन दोनों चीज़ों को करने में बहुत समय बिताया था और बहुत मेहनत भी की थी। तारांकन ववाओ टिल्ड 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 टिल्ड। लेकिन उसी क्षण बैंगनी रंग की दर्जनों आध्यात्मिक संरचनाओं के भीतर एक साथ कान फाड़ देने वाली गर्जनाएं गूंज उठीं। वह शोर उस विशालकाय आचार्य विराज द्वारा पहले बनाई गई गर्जना से भी कहीं अधिक भयानक था। तारांकन ववाओ टिल्ड 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 टिल्ड। लेकिन वह गर्जना तो बस शुरुआत थी। लगातार गर्जनाओं के बीच आत्मा संरचनाओं से एक के बाद एक 12 विशाल और मजबूत आकृतियां बाहर निकलीं। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से चकित रह गए। उन आकृतियों में से एक भी आकृति आचार्य विराज द्वारा बनाई गई आकृति से छोटी नहीं थी, और शक्ति के मामले में देखें तो उनमें से प्रत्येक आचार्य विराज द्वारा बनाए गए विशालकाय जानवर से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका शरीर विशाल था और उनके अर्धपारदर्शी शरीर पर कवच की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। कवच और हाथों में विशाल कुल्हाड़ियों के साथ उनकी भव्य उपस्थिति के कारण यह तय करना मुश्किल था कि वे दानव थे या जानवर। लेकिन एक बात निर्विवाद थी कि वे लगभग अजेय विशालकाय योद्धा थे। तारांकन ववाओ टिल्ड 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 टिल्ड। जब सब लोग सदमे में थे तभी एक और भयानक गर्जना सुनाई दी। रुद्र के आदेश पर वे 12 विशालकाय राक्षस तेजी से आगे बढ़े और आचार्य विराज की ओर दौड़ पड़े। बूम बूम बूम, वे बेतहाशा दौड़ते हुए लगातार गरजते हुए धमाके कर रहे थे। उन्होंने न केवल धूल उड़ाई बल्कि पहाड़ों और धरती को भी हिला दिया। इतना ही नहीं, उनकी गति इतनी तेज थी कि वे पलक झपकते ही आचार्य विराज के सामने पहुंच गए। तारांकन आओ टिल्ड 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 टिल्ड। तारांकन बूम टिल्ड 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 टिल्ड। उस क्षण आचार्य विराज द्वारा निर्मित विशालकाय दानव का उद्देश्य आचार्य विराज की रक्षा करना था, लेकिन पल भर में रुद्र द्वारा निर्मित दर्जनों राक्षसों ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंततः वह बैंगनी रंग की आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो गया, जो फिर हवा में बिखर गई। आचार्य विराज द्वारा अजेय समझे जाने वाला विशालकाय दानव रुद्र के दानवों के सामने एक भी वार सहन नहीं कर सका। अरे बदमाश, मुझे कम मत समझो। जब उस विशालकाय जानवर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो आचार्य विराज का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, लेकिन उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि उन्होंने तीव्र रक्तपिपासा के साथ आकाश की ओर दहाड़ लगाए। उसने अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर एक विशेष मुद्रा बनाई। जैसे ही वह मुद्रा पूरी हुई, उसके पैरों के नीचे की धरती भी जोर से कांप उठी। अनगिनत दरारें दिखाई दी और अंत में धरती चूर चूर होकर हवा में उड़ने लगी। ये भयानक शक्ति, क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी सारी शक्ति झोंक देना चाहता हो और इस एक वार पर सब कुछ दांव पर लगा रहा हो? आचार्य विराज द्वारा लाए गए पर्यावरणीय परिवर्तन को देखकर ऋषिराज ने राहत की सांस ली। विश्व आत्मावादी होने के नाते उसे मानो पूर्वाभास हो गया था। हाँ, दरअसल जब आचार्य विराज के शरीर में शक्ति एक निश्चित स्तर तक संचित हो गई तो उन्होंने अचानक आकाश की ओर दहाड़ मारी। फिर ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह असीम बैंगनी रंग की आत्मा निर्माण शक्ति उनके शरीर से फूटने लगी। बैंगनी रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति आकाश में उठी और असाधारण रूप से भव्य थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि असीम शक्ति एकत्रित होने लगी और एक विशाल सर्प का रूप ले लिया जो आकाश को छू रहा था। वह विशालकाय सांप 200 मीटर से भी अधिक लंबा था। उसके मुंह में नुकीले दांत थे और उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। वह न केवल सजीव प्रतीत होता था, बल्कि उसकी शक्ति भी अत्यंत प्रबल थी। आकाश में उसकी जरा सी भी हलचल से आंधी चलने लगती थी। तारांकन वूश, बूम 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 बूम। अचानक विशालकाय स्पिरिट फॉर्मेशन सर्प की पूंछ तेजी से हिली और चाबुक की तरह नीचे की ओर झपटी। पलक झपकते ही उसने दर्जनों विशालकाय राक्षसों को चकनाचूर कर दिया। उसकी ताकत बेमिसाल थी और उसे रोकना नामुमकिन था। हालांकि भयानक स्पिरिट फॉर्मेशन सांप का सामना करते हुए रुद्र जरा भी भयभीत नहीं हुआ। उसने ठंडी सांस ली, फिर अपना दाहिना हाथ खोला और फिर जल्दी से अपने दाहिने हाथ की हथेली पर एक प्रतीक बनाया। चिन्ह बनाने के बाद रुद्र ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उसी क्षण उसकी हथेली में बैंगनी रोशनी घूमने लगी। चिन्ह तेजी से बदल रहा था और बैंगनी रोशनी से घिरे अनगिनत पैटर्न में तब्दील हो रहा था। वे छोटे छोटे सांपों की तरह रुद्र की हथेली से उसकी बांह पर चढ़ते हुए लगभग तुरंत ही रुद्र की पूरी दाहिनी बांह को ढक लिया। उसी क्षण रुद्र की दाहिनी भुजा पर बैंगनी रोशनी से घिरे पैटर्न दमनकारी और भयावह लग रहे थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रुद्र ने अपनी दाहिनी भुजा को हल्का सा हिलाया और उस विशालकाय सांप द्वारा नष्ट की गई स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति वास्तव में एकत्रित होने लगी और एक विशाल हाथ का रूप ले लिया जो उस विशालकाय सांप से भी थोड़ा बड़ा था। वह विशाल हाथ बैंगनी रंग का था और कई 100 मीटर लंबा था। उसका भयावह रूप किसी शैतान की हथेली जैसा था, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस हथेली के हर रोम छिद्र में आरी के दांतों जैसी नुकीली धारें बाहर की ओर निकली हुई थीं। उसे देखते ही लोग डर से कांप उठते और उनकी रूह कांप जाती। लगता है मैंने तुम्हें कमाका।
लेकिन मेरी पूरी ताकत से किया गया हमला तुम्हारे हमले से कम नहीं होगा। रुद्र के हमले को देखकर आचार्य विराज भी प्रतिकूल स्थिति से अवगत हो गए, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसकी हस्त मुद्राएं फिर से बदल गईं। हवा में नाचता विशालकाय आत्मा संरचना वाला सांप चीखा, फिर उसने अपने भयानक दांतों से भरे विशाल मुंह को खोला और तेजी से रुद्र की ओर उड़ गया। वह जानता था कि उसका विशालकाय स्पिरिट फॉर्मेशन सर्प रुद्र के भयानक विशाल हाथ को हरा नहीं पाएगा, इसलिए उसने बल का जवाब बल से देने की योजना भी नहीं बनाई। वह अपनी सारी शक्ति एक ही लक्ष्य पर लगाना चाहता था, विशालकाय स्पिरिट फॉर्मेशन सर्प की गति से रुद्र पर हमला करना। भोलापन। हालांकि आचार्य विराज की इस हरकत पर रुद्र हल्के से मुस्कुराया। उसकी बांह से प्रकाश निकला, हल्का सा कांपते हुए, फिर एक धमाके के साथ आकाश में विशाल हाथ फट गया और गायब हो गया। क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि वुकिंग द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन बहुत शक्तिशाली था और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए वह टूट गया? विशाल हाथ के गायब होने को देखकर लोगों को लगा कि रुद्र के नियंत्रण में कोई चूक हुई है, जिसके कारण फॉर्मेशन नष्ट हो गया। आखिरकार उस विशाल हाथ में स्पिरिट फॉर्मेशन की अत्यधिक शक्ति समाहित थी, और यह वास्तव में ऐसी चीज नहीं थी जिसे सामान्य लोग नियंत्रित कर सकें। तुम जानते हो ना, लोग कहते हैं बूढ़े लोग ही चालाक होते हैं। वो वुकिंग हार जाएगा। उसी समय वो विशाल हाथ गायब हो गया। आचार्य विराज द्वारा बनाया गया स्पिरिट फॉर्मेशन सर्प रुद्र से 1000 मीटर से भी कम दूरी पर था। वो लगभग पलक झपकते ही रुद्र से टकराकर उसे निगलने वाला था। तारांकन हम। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि रुद्र निश्चित रूप से हारने वाला है, उसने ठंडी मुस्कान बिखेरी और फिर उसकी हथेली हल्की सी कांप उठी। उसके सामने का अंतरिक्ष रूपांतरित हो गया, और जब सब होश में आए तो वह भयानक विशालकाय हाथ सचमुच रुद्र के सामने प्रकट हुआ और उस विशालकाय सांप का रास्ता रोक दिया। असल में वह विशाल हाथ न तो गायब हुआ और न ही चकनाचूर हुआ। अभी जो कुछ भी हुआ वह रुद्र द्वारा बनाया गया एक भ्रम मात्र था। वास्तव में वह उस विशाल हाथ को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता था। वह आचार्य विराज भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। विशाल हाथ के पुनः प्रकट होने पर वे ज्यादा घबराए नहीं। उनका चेहरा उदास हो गया और एक विचार के साथ उन्होंने विशाल सर्प को नियंत्रित किया और उसे विशाल हाथ के चारों ओर घुमाकर रुद्र पर पुनः हमला करने का लक्ष्य बनाया। तारांकन धमाका। लेकिन रुद्र ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसका दाहिना हाथ अचानक मुट्ठी बन गया और विशाल आत्मा संरचना वाला हाथ भी जोर से मुट्ठी बन गया। इतना ही नहीं, उसने उस विशाल सांप को पकड़ लिया। हाथ की गति बहुत तेज थी, विशाल सांप से कहीं ज्यादा तेज। एक जोरदार धमाके के साथ आचार्य विराज द्वारा निर्मित विशालकाय स्पिरिट फॉर्मेशन सर्प रुद्र के विशाल हाथ से चकनाचूर हो गया। ये कैसे संभव है? यह असंभव है। मैं सचमुच उसके जैसे बदतमीज लड़के से हार गया। तारांकन पूफ टिल्ड 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 टिल्ड। अपनी जीवनधारा को टुकड़ों में कुचला हुआ देखकर आचार्य विराज ने बहुत क्रोध से आकाश की ओर चीख मारी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी चीख पूरी कर पाते, उनका मुंह चौड़ा हो गया और मुंह भर खून बाहर निकल आया। इसके अलावा इस बार न केवल उसका चेहरा पीला पड़ गया था, बल्कि उसका माथा पसीने से तरबतर था और ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की त्वचा सिकुड़ गई हो। पल भर में ही वह कई वर्षों तक बूढ़ा हो गया और ऐसा लग रहा था मानो वह मृत्यु की ओर अग्रसर हो। इससे ये स्पष्ट होता है कि उसने अभी अभी जो स्पिरिट फॉर्मेशन सर्प बनाया था उसमें उसने कितनी शक्ति लगाई थी। लेकिन रुद्र की ओर देखते हुए उसका चेहरा इस समय लालिमा से लाल था और उसने बड़ी सहजता से उस विशाल हाथ को गायब कर दिया। उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से अभी किया गया हमला उसकी सबसे शक्तिशाली घातक चाल नहीं थी। ये कैसे संभव है? ये वुकिंग वास्तव में इतना शक्तिशाली है। सेन परिवार को ऐसा विश्व आत्माविद कहाँ से मिला? वह सचमुच युवा है और उसमें अपार क्षमता है। उस क्षण हर किसी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वे रुद्र की शक्ति से पूरी तरह प्रभावित थे, विशेषकर वे लोग जो रुद्र को नीचा समझते थे और चाहते थे कि वह असफल हो जाए। उस क्षण उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए, क्योंकि इस बार उनकी आंखें सचमुच धोखा खा गई थीं। रुद्र केवल एक साधारण व्यक्ति ही नहीं था, बल्कि एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। हाँ, मेरे दोस्त वुकिंग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम बैंगनी चोगा पहने हुए विश्व आत्माविद होगे और तुम आत्मा निर्माण तकनीकों में इतने निपुण भी होगे। अभी अभी बताई गई तकनीक ने सचमुच हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ा दिया। सेन परिवार के मुखिया ने उत्साह से खिलखिलाकर जोर से हंसा। इस बार तो वह और भी ज्यादा खुश था। जाहिर है यह मुस्कान उसके दिल से निकली थी। रुद्र के उसके पास आने के बाद उसने खुलकर उसकी तारीफ भी की। माहेश्वरी परिवार के मुखिया अनीश की बात करें तो उनके होंठों के कोने फड़क रहे थे, विशेषकर जब उन्होंने देखा कि जिस बैंगनी लबादाधारी विश्व आत्माविद को आमंत्रित करने के लिए उन्होंने भारी रकम खर्च की थी उसका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, तो उनका क्रोध चरम पर था और उनकी रक्तपिपासा उग्र हो गई थी। लेकिन फिलहाल उसके पास अपने दिल में उमड़ रहे क्रोध और जानलेवा इरादों को जबरदस्ती दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने राहत और खुशी से भरे आश्चर्य का भाव दिखाते हुए सेन परिवार के गुरु और रुद्र के पास कदम बढ़ाया।
भाई, क्या ये वही वुकिंग है जिसके बारे में आपने मुझे पहले बताया था? वाकई, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। माहेश्वरी परिवार के मुखिया ने पहले सेन परिवार के मुखिया की ओर देखा और फिर अपने हाथों में मौजूद पत्थर का बक्सा रुद्र को सौंपते हुए कहा, मेरे मित्र, इस स्थान को खोलने की भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हमें निराश मत करना। वुकिंग, मेरे सेन परिवार और माहेश्वरी परिवार ने इस दिन के लिए 500 साल प्रतीक्षा की है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। उसी समय सेन परिवार के मुखिया ने पत्थर का बक्सा रुद्र को सौंप दिया। चिंता मत करो, मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों पत्थर के बक्से स्वीकार कर लिए। पत्थर के बक्सों को पकड़े हुए रुद्र को महसूस हुआ कि उनके चारों ओर विशेष सुरक्षा कवच बने हुए हैं। ये कवच बहुत शक्तिशाली थे और यह कहा जा सकता है कि रुद्र के ज्ञान में मौजूद तरीकों से इन बक्सों को खोलना संभव नहीं था। लेकिन रुद्र के लिए यह कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण तुरंत ही पत्थर के बक्सों को खोलने का तरीका समझ गया। इसके अलावा ऐसा करने का केवल एक ही तरीका था। वह तरीका था विश्व आत्मावादियों की शक्ति का उपयोग करके उन्हें खोलना नहीं, बल्कि दोनों पत्थर के बक्सों को आपस में जोड़ना। दरअसल रुद्र द्वारा दोनों पत्थर के बक्सों को एक साथ रखने के बाद 2 धमाके हुए। फिर दोनों पत्थर के बक्से खुल गए, लेकिन यह उसकी अपेक्षा से अलग था। पत्थर के बक्सों के अंदर 2 सामान्य स्पिरिट फॉर्मेशन की चाबियां नहीं थीं। वास्तव में 2 चमकती हुई वस्तुएं थीं। स्विश स्विश, प्रकाश की 2 वस्तुएं प्रकट होते ही तेजी से आकाश में उठीं और फिर नीचे आ गईं। उनकी गति आश्चर्यजनक रूप से तीव्र थी और जब लोगों को होश आया तो वे दोनों वस्तुएं भीड़ के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाने लगीं, मानो कुछ खोज रही हों। जल्दी करो, इसे पकड़ो। उस क्षण चाहे सेन परिवार के लोग हों या माहेश्वरी परिवार के, सभी बेहद उत्साहित थे। कुछ तो उन 2 प्रकाशमान वस्तुओं को खजाना समझकर उन्हें हथियाना चाहते थे। यहाँ तक कि सेन परिवार के मुखिया और माहेश्वरी परिवार के मुखिया ने भी एक साथ मिलकर प्रयास किया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके क्योंकि प्रकाश की दोनों वस्तुएं बहुत तेज थीं। यहाँ तक कि दोनों मार्शल लॉर्ड भी उन्हें पकड़ नहीं पाए। इससे वे घबरा गए। वूश वूश। हालांकि जैसे ही सभी ने एक के बाद एक बेबसी जाहिर की, प्रकाश की वे दोनों वस्तुएं 2 सीधी पेंसिल जैसी रोशनी में बदल गईं और सीधे रुद्र के दिमाग में घुस गईं। उस क्षण रुद्र को अपने सिर में एक तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसके सिर से एक झुलसा देने वाली गर्म हवा का झोंका उठा और फिर वह उसके पूरे शरीर में फैल गया। जब उसने उस झुलसा देने वाली हवा के झोंके को सहन करते हुए अपनी आंखें खोलीं तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शांत चेहरा अचानक बदल गया। ये है। उसी क्षण रुद्र ने आश्चर्य से पाया कि वह अभी भी खाई के भीतर खड़ा है। उसके आसपास का नज़ारा बिल्कुल नहीं बदला था, लेकिन खाई के भीतर मौजूद लोग बदल गए थे। सेन और माहेश्वरी परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह से गायब हो चुके थे। फिलहाल उसके अलावा खाई में केवल एक ही व्यक्ति था। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने सादे कपड़े पहने हुए थे और अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर पास ही खड़ा था। जब हल्की हवा उसके शरीर को छूकर गुजरी और उसके स्याही जैसे काले बालों के साथ साथ उसके कपड़ों को भी उड़ा दिया तो रुद्र को महसूस हुआ कि उसकी ताकत उस स्तर पर पहुंच गई है जिसे वह छू भी नहीं सकता। तुम न तो सेन परिवार से हो, न ही माहेश्वरी परिवार से। अचानक वह व्यक्ति मुड़ा और उसी क्षण रुद्र उस आदमी का चेहरा भी देख सका। उनका चेहरा बेहद साधारण था और उनके साधारण कपड़ों के अलावा वे दिखने में भी बेहद साधारण थे, लेकिन उनकी भौहों के बीच उनके व्यवहार में एक विलक्षणता झलकती थी। ऐसा लगता था मानो वे किसी कुलीन व्यक्ति हों या किसी अत्यंत वीर पुरुष के वंशज हों। वे सचमुच एक असाधारण विशेषज्ञ थे। बिना सोचे समझे ही रुद्र को पता चल गया कि वह एक मायाजाल में प्रवेश कर चुका है। हालांकि उसकी आंखों के सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल वास्तविक था, लेकिन वह शायद चेतना का एक क्षणिक अंश मात्र था। जहां तक इस बात का सवाल है कि देखने पर वह इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होता था, तो इसका कारण यह था कि रुद्र इस समय भ्रम के भीतर स्थित था। वह वास्तविक प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में उसकी आंखों के सामने कुछ भी वास्तविक नहीं था। वह व्यक्ति कौन था, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। वह संभवतः वही रहस्यमय विशेषज्ञ था जिसे सेन और माहेश्वरी परिवार ने 500 साल पहले बचाया था। वरिष्ठ, मैं वास्तव में सेन या माहेश्वरी परिवार का सदस्य नहीं हूँ। मैं सेन परिवार द्वारा आमंत्रित एक सहायक हूँ जिसे आपके छोड़े गए खजाने को खोलने का कार्य सौंपा गया है। रुद्र ने सच्चाई से जवाब दिया क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। भले ही वह 500 वर्ष पूर्व का एक चेतना अंश मात्र था, यदि वह रुद्र को मारना चाहता तो उसके लिए धूल उड़ाने से ज़्यादा मेहनत करना संभव नहीं था। मैंने उस समय उनके लिए बहुत सी चीज़ें छोड़ी थीं और विशेष रूप से उन दोनों में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की थी, लेकिन परिणाम यह है कि 500 साल बाद भी वे एक ठीक ठाक विश्व आत्माविद भी विकसित नहीं कर सके और अब भी उन्हें एक बाहरी व्यक्ति की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। रुद्र की बातें सुनकर रहस्यमय विशेषज्ञ काफ़ी असहाय प्रतीत हुआ। जो भी हो, उनके उत्तराधिकारियों की अक्षमता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने उनके एहसान 500 साल पहले ही चुका दिए थे।
रहस्यमय विशेषज्ञ सेन और माहेश्वरी परिवार के उत्तराधिकारियों से बहुत निराश लग रहे थे। कुछ देर आह भरने के बाद उन्होंने अपना सिर उठाया, रुद्र की ओर देखा और पूछा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? ये शब्द सुनकर रुद्र का दिल घबरा गया। उस आदमी ने सचमुच उसके रूपांतरित मुखौटे को भेद दिया था और जान गया था कि उसकी असली पहचान एक युवक की है। वरिष्ठ, मेरा नाम रुद्र है। अपनी पहचान उजागर होने के बाद रुद्र कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने अपना असली नाम ही बताया। रुद्र, तुम में वाकई बहुत प्रतिभा है। अगर पूर्वी सागर क्षेत्र 500 साल पहले जैसा होता तो तुम्हें एक दुर्लभ प्रतिभा माना जाता। ये भूमि तुम्हें बांध नहीं पाती। जो भी हो, इस खजाने को सेन और माहेश्वरी परिवार के आम लोगों के लिए यहाँ छोड़ने के बजाय क्यों न इसे शादी के खर्चे या किसी और चीज़ के लिए तुम्हें दे दिया जाए। शायद भविष्य में मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में हमारी मुलाकात हो सके। रहस्यमय विशेषज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आप मार्शल आर्ट के पवित्र स्थल पर हैं। ये शब्द सुनकर रुद्र चौंक उठा, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि वह मार्शल आर्ट के पवित्र स्थल पर है, बल्कि यह भी था कि वह अभी भी जीवित है। अगर वह 500 साल पहले इतना शक्तिशाली था तो 500 साल बाद वह किस स्तर पर होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह 500 साल से अधिक जी चुका है। ओह, मैं मूल रूप से मार्शल आर्ट के पवित्र क्षेत्र से आया था और संयोगवश 500 साल पहले इस जगह पर आ गया। लेकिन आपको इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्शल आर्ट के पवित्र क्षेत्र की प्राकृतिक ऊर्जा यहाँ से बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोगों की औसत आयु कम नहीं है। अगर कोई मार्शल किंग बन जाए और साथ ही जीवन को लंबा करने वाले संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करे तो 1000 साल से ज़्यादा जीना मुश्किल नहीं है। भविष्य में यदि आप मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में प्रवेश कर सकें तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको वह स्थान पसंद आएगा, क्योंकि वह स्थान आपके लिए अधिक उपयुक्त है। और अगर आप मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि पर आ सकें तो आप मुझे डिफोलिएशन बैम्बू फॉरेस्ट में पा सकते हैं। याद रखना, मेरा नाम वायुराज है। उस रहस्यमय व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह रुद्र को काफी पसंद करता था। वरिष्ठ वायुराज, आपकी नेक नीयत के लिए धन्यवाद। भविष्य में जब मैं मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में प्रवेश करूंगा तो आपसे अवश्य मिलूंगा। रुद्र को ये नाम याद था क्योंकि देर सवेर उसे मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में कदम रखना ही था, और अगर उस रहस्यमय और अनिश्चित भूमि में कोई उसकी मदद करने को तैयार हो तो यह निश्चित रूप से अच्छी बात है। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए तुम्हारे लिए मार्शल आर्ट के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करना कठिन नहीं होना चाहिए। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वायुराज ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर कहा, रुद्र, ध्यान से सुनो। ये वुल्फ आइवरी पर्वत श्रृंखला आध्यात्मिक प्राणियों के एकत्र होने का स्थान है और 500 वर्ष पहले मैंने इस स्थान की आध्यात्मिक चेतना को खोज निकाला था। फिलहाल आपको वह आध्यात्मिक संरचना प्राप्त हो गई है जो मैंने छोड़ी थी। ठीक इसी वजह से आप आध्यात्मिक मांद का ताला खोलकर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अंदर आध्यात्मिक नसों का अनुसरण करें और आपको आध्यात्मिक चेतना प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 500 वर्षों के दौरान आध्यात्मिक चेतना ने कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल की हैं। स्वाभाविक रूप से इसमें अपनी बुद्धि और कुछ हद तक शक्ति भी है। मेरा अनुमान है कि इसकी वर्तमान साधना प्रथम श्रेणी के मार्शल लॉर्ड के स्तर पर है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आध्यात्मिक चेतना की प्रारंभिक अवस्था का लाभ उठाते हुए, जब उसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, मैंने उस क्षेत्र में एक संरचना बनाई जहां वह एकत्रित होती थी। जब तक आप प्रवेश करते हैं आप उस संरचना का उपयोग कर सकते हैं और उसमें मौजूद हर चीज़ को दबा सकते हैं। ठीक है, ये चेतना का अंश यहाँ बहुत लंबे समय से मौजूद है। ये लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता और जल्द ही बिखर जाएगा। अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो आइए मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में मिलें। ये शब्द कहते ही उस रहस्यमयी विशेषज्ञ का शरीर इंद्रधनुषी प्रकाश की एक किरण में बदल गया, फिर वह आकाश में समा गया और गायब हो गया। इसके तुरंत बाद उसके आसपास का नज़ारा भी बदल गया। पत्ते झड़ते बांस का जंगल, वायुराज। उसी क्षण रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस रहस्यमय विशेषज्ञ का नाम और उसके निवास स्थान को अपने दिल में गहराई से अंकित कर लिया। हालांकि उनकी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी, लेकिन चूंकि उस विशेषज्ञ ने यहाँ सब कुछ उसे सौंप दिया था, इसलिए इसे उस पर एहसान मानना ही सही था। रुद्र को उम्मीद नहीं थी कि वह रहस्यमय विशेषज्ञ भविष्य में उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे एहसान चुकाना ही था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उससे मिलने जाना पड़ा। वुकिंग, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ठीक उसी क्षण रुद्र को अपने कान के पास घबराहट और चिंता भरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आंखें खोलकर देखने पर उसने पाया कि सेन परिवार के मुखिया, माहेश्वरी परिवार के मुखिया और सेन व माहेश्वरी परिवार के लोग उसे घेरे हुए थे और घूर घूर कर उसे देख रहे थे। भीड़ की घबराई हुई निगाहों का सामना करते हुए रुद्र ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर दोनों कुलपिताओं से कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मुझे इसे खोलने का तरीका पता है। बोलने के बाद रुद्र ने इच्छाशक्ति का प्रयोग किया और तभी उसके माथे पर एक सुनहरा पैटर्न प्रकट हुआ।
प्रकट होते ही वह तेजी से रूपांतरित होकर उसके माथे से नीचे की ओर फैलने लगा। जल्द ही उसने रुद्र के पूरे शरीर को ढक लिया। लेकिन यह अंत नहीं था। आकृतियां नीचे की ओर बढ़ती रहीं और वास्तव में उसके शरीर के साथ साथ जमीन की सतह पर भी फैल गईं। फिर यह मकड़ी के जाले की तरह फैल गई और देखते ही देखते पूरी घाटी में फैल गई। गड़गड़ाहट 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 गड़गड़ाहट। उसी क्षण घाटी में चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और गड़गड़ाहट सुनाई दी। उस विचित्र शक्ति के कारण धरती भी फटने लगी। फिर घाटी के मध्य में एक अत्यंत विशिष्ट चौकोर प्रवेश द्वार प्रकट हुआ। हा सफलता! 500 वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया। पहले से ही खुला हुआ प्रवेश द्वार देखकर माहेश्वरी परिवार का मुखिया बेहद उत्साहित हो गया और तुरंत अंदर दौड़ पड़ा। इसके तुरंत बाद सेन परिवार के मुखिया रुद्र और अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे आ गए। अंदर प्रवेश करने के बाद रुद्र ने पाया कि आध्यात्मिक शिराओं के चारों ओर सामान्य चट्टानें थीं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बारीकी से देखने पर भी उसे कोई असामान्यता नहीं दिखी। लेकिन जब उसने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया तो उसने पाया कि सामान्य चट्टानें अटूट थीं और उन्हें हिलाना अप्रत्याशित रूप से बहुत कठिन था। यह आध्यात्मिक सत्ता की विशिष्टता को साबित करने के लिए पर्याप्त था। जब तक रुद्र की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वह केवल स्वर की आंखों का उपयोग करके ही आध्यात्मिक नसों का पता लगा सकता था। और उन चट्टानों के इतने खास होने का कारण स्वाभाविक रूप से ये था कि वे आध्यात्मिक सत्ता से प्रभावित थीं। नाड़ी खोज विधि के अनुसार रुद्र ने भी सीखा कि ऐसा होना एक सामान्य घटना है। आध्यात्मिक सत्ता के निर्माण की अलग अलग समयावधि के आधार पर आध्यात्मिक नसों के भीतर अलग अलग स्तर की रहस्यमय और खतरनाक चीजें उत्पन्न होती हैं। हालांकि चट्टानों की विशेषताओं और आध्यात्मिक सत्ता के निर्माण में लगे वर्षों की संख्या को देखते हुए आध्यात्मिक नसों में संभवतः कोई विशेष खतरा नहीं था। एकमात्र खतरा बुद्धि से युक्त आध्यात्मिक चेतना ही हो सकती थी। वुकिंग, तुमने ये कैसे किया? तुमने तो इस जगह को खोल ही दिया। आध्यात्मिक नसों पर कुछ देर चलने के बाद और कोई गड़बड़ी न देखकर सेन परिवार के गुरु रुद्र के पास आए और मुस्कुराते हुए पूछा। वे 2 प्रकाशमय वस्तुएं चाबियां थीं। मेरे शरीर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने न केवल मुझे इस स्थान को खोलने की शक्ति प्रदान की, बल्कि मुझे ये भी याद दिलाया कि मुझे क्या करना है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ओह, तो क्या उन 2 प्रकाशमय वस्तुओं ने आपको कुछ और भी बताया? सेन परिवार के मुखिया ने आगे पूछा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन महाराज चिंता न करें। ये रास्ता सीधे खजाने तक जाता है और इस पर कोई रुकावट या बाधा नहीं है। हालांकि खजाना एक जीवित प्राणी है और इसकी साधना का स्तर ऊंचा है। महाराज, हालांकि आपकी साधना इसे संभालने के लिए पर्याप्त है, फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। रुद्र ने जवाब दिया। मैं समझ गया। आह वुकिंग, इस यात्रा में आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये शब्द सुनकर सेन परिवार के मुखिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन बोलते समय उनके चेहरे पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान झलक गई। वूश, एक हल्की सी काली मुस्कान देखकर रुद्र का दिल तुरंत कस गया और उसने अचेतन रूप से एक शारीरिक मार्शल कौशल का उपयोग करते हुए पीछे की ओर छलांग लगाए। मर जा। जैसा कि उम्मीद थी, रुद्र के बचने के तुरंत बाद सेन परिवार के गुरु ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने अपनी हथेली से जोरदार प्रहार किया, जिससे भयानक युद्ध शक्ति का एक विस्फोट उस स्थान पर हुआ जहां रुद्र अभी था। सौभाग्य से रुद्र बच गया, अन्यथा वह प्रहार निश्चित रूप से उसे बुरी तरह घायल कर देता। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? हालांकि वह जानता था कि सेन परिवार के स्वामी के मन में उसके प्रति दुर्भावना है, लेकिन जब उन्होंने सचमुच उस पर हमला किया तो रुद्र फिर भी आश्चर्यचकित रह गया और उसने बहुत गुस्से से सवाल किया। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? उसी समय श्रेयांशी ने भी उलझन भरे चेहरे से सवाल किया। बोलते बोलते उसने अपनी बाहें फैला दी और रुद्र के सामने खड़ी हो गई। उसे गहरा डर था कि कहीं उसके पिता फिर से रुद्र पर हमला न कर दें। चांद एर, उसके झांसे में मत आना। मैंने तुम्हारे चाचा माँ से पहले ही पूछ लिया है। उसने तुम्हारे खिलाफ किसी भी भयानक जानवर का इस्तेमाल नहीं किया, न ही उसने मेरे सेन परिवार के खिलाफ कुछ करने की सोची थी। ये सब उस वुकिंग की मनगढ़ंत बातें हैं। उसका मकसद मुझे और तुम्हें इस्तेमाल करके मेरे सेन परिवार और माहेश्वरी परिवार को आपस में लड़वाना है, और इस तरह वह अपना फायदा उठाता रहेगा। सेन परिवार के मुखिया ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। वुकिंग मेरे सेन परिवार को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? वही तो है जिसने मुझे बचाया। वही तो मेरे सेन परिवार की मदद करना चाहता है। श्रेयांशी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चांद, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? वह भयानक राक्षस किसी भी आध्यात्मिक बंधन में नहीं बंधा था, और शाबी दंपति ने भी हमारे सेन परिवार के साथ विश्वासघात नहीं किया। ये सब उस वुकिंग की साजिश है। वह भयानक राक्षस उस वुकिंग का साथी है। वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। सेन परिवार के गुरु ने भी बड़ी बेबसी से श्रेयांशी को समझाया। ये कैसे संभव है? पिताजी, आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी।
वुकिंग कभी मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा और न ही मेरे सेन परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह निर्दोष है। श्रेयांशी अभी भी रुद्र का बचाव कर रही थी। मेरी भोली भतीजी, कहीं तुम अपने मामा की बजाय किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करने को तैयार तो नहीं हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे सेन परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा? मूर्ख मत बनो। मेरा माहेश्वरी परिवार और तुम्हारा सेन परिवार इतने सालों से इतने करीबी रहे हैं। मैं तुम्हारे सेन परिवार के लिए कुछ भी नुकसानदेह कैसे कर सकता हूं? उसी क्षण माहेश्वरी परिवार के मुखिया ने भी बात की और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। बिग मिस, जाग जाओ। इस बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आना बंद करो। उसी समय शाबी दंपति ने भी उनसे आग्रह किया। तुम दोनों। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर श्रेयांशी कुछ कदम पीछे हट गई। उस पल हुए अचानक बदलाव से वह बुरी तरह डर गई थी, इतना कि वह लगभग जमीन पर गिर ही पड़ी थी। सौभाग्य से उसके पीछे खड़े रुद्र ने उसे संभाल लिया। वर्तमान में रुद्र काफी शांत था। वह सब कुछ समझ चुका था। सेन परिवार के मुखिया श्रेयांशी के पिता वास्तव में वैसे ही थे जैसा उसने सोचा था। मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके व्यक्ति। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने इन कुछ दिनों में गुप्त रूप से माहेश्वरी परिवार के मुखिया से मुलाकात की और उनसे पूछताछ की कि क्या उन्होंने श्रेयांशी को मारने के लिए उस राक्षसी जानवर को नियंत्रित किया था और क्या वह सेन परिवार को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। और नतीजा भी बिल्कुल स्पष्ट था। माहेश्वरी परिवार के मुखिया ने कुछ झूठ गढ़े और सारे आरोप रुद्र पर लगा दिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सेन परिवार के मुखिया, उस मूर्ख व्यक्ति ने सचमुच उन सभी झूठों पर विश्वास कर लिया। श्रेयांशी, तुम्हारा पिता सचमुच बहुत अच्छा है। तुम्हारे सेन परिवार का अब तक अस्तित्व में रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। रुद्र ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। बोलते हुए उसने श्रेयांशी को पीछे खींच लिया और फिर सेन परिवार के मुखिया और माहेश्वरी परिवार के मुखिया की ओर देखते हुए बोला, लगता है कि तुम दोनों को लगता है कि मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई है और तुम मुझे खत्म करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, बल्कि बात यह है कि तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। माहेश्वरी परिवार के मुखिया ने क्रोधपूर्वक कहा, मानो रुद्र ने सचमुच उनके साथ अन्याय किया हो और असली अपराधी वही हो। तुम मुझे मारना चाह सकते हो, लेकिन तुम मार पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, फिर छलांग लगाई और उसके पैरों के नीचे नीले रंग का विशालकाय अजगर प्रकट हो गया। तभी एक तेज रोशनी चमकी और रुद्र आध्यात्मिक नसों में और गहराई तक प्रवेश कर गया। तुम तो मरने ही वाले हो। रुद्र को भागते देख माहेश्वरी परिवार का मुखिया भी आगे बढ़ा और पलक झपकते ही रुद्र का पीछा करते हुए गायब हो गया। भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके तुरंत बाद सेन परिवार का मुखिया भी उसके पीछे भागा। उसकी भी खून की प्यास साफ झलक रही थी। पिताजी, मत जाइए। आप वुकिंग पर हमला नहीं कर सकते। अनीश के बहकावे में मत आइए। ये देखकर श्रेयांशी का चेहरा एकदम बदल गया, लेकिन जैसे ही वह भी उनका पीछा करने लगी, उसके सामने दो लोग आ गए। वे शाबी दंपति थे। चले जाओ, मेरा रास्ता मत रोको, श्रेयांशी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। हे मैडम, उसके झूठ में मत उलझिए और उस कमीने के बहकावे में आकर अपना दिल मत बहलाइए। बेहतर होगा कि आप हमारे साथ रहें और हम आपकी रक्षा करें। शाबी दंपति ठंडी हंसी हंसे और बोलते हुए उन्होंने श्रेयांशी का हाथ पकड़ लिया। उसी क्षण श्रेयांशी ने महसूस किया कि स्वर्ग की शक्ति के दो जबरदस्त झटके उसके शरीर में समा गए। फिर उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई और वह अपने आप हिलने डुलने की क्षमता खो बैठी।